ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। आज बात करना है इनकम टैक्स के बेसिक्स के ऊपर। लास्ट दिन इनकम टैक्स के बारे में आप लोगों को काफ़ी सारा आइडिया मिल गया था। जो लोग का ऑलरेडी पहले हो चुका था इनकम टैक्स काफ़ी सारा, उनको एक रिविजन्स मिल रहा है। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो उनके लिए स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा मिल गया था। लेकिन बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स में, क्योंकि इनकम टैक्स बेसिक जितना क्लियर होगा, इनकम टैक्स का जो भी एडवांस पार्ट है उतना ज़्यादा क्लैरिटी होगा। तो बेसिक में मैं बार बार मैं आपको बोलूँगा आप सबको कि प्लीज़ फोकस करना। और दूसरा पॉइंट, एक तो बेसिक क्लैरिटी रहने से एडवांस पार्ट क्लैरिटी होता है, दूसरा पार्ट बेसिक से एमसीक्यू काफ़ी पूछता है। ठीक है, तो आज बेसिक का ही और एक पार्ट है, ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पर चलो बात करते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोग सबके साथ मैंने ये सॉफ्ट कॉपी तो शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, स्क्रीन शो हो रहा है ना सबको? ना ठीक से देखो। क्या ना? नहीं नहीं ना होच्छना सर। वेट नहीं हुआ है सर। वेट अब देखो तो। हाँ हो गया। हाँ ओके, हाँ हो गया। ठीक है। गुड इवनिंग मौसमी एंड मोहितोष। ओके चलो, क्लास भी स्टार्ट कर दिया। आप लोग थोड़ा लेट हो, आप लोग लिटिल बिट लेट हो। चलो क्लास भी मैंने स्टार्ट कर दिया। ध्यान से देखो, एक एक पार्ट ध्यान देना। स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, बहुत ही वाइटल, बहुत सारा बातें हैं जो शायद किसी मतलब जो लोग पहले भी किए उनके लिए भी नया लग सकता है। तो एकदम ऐसा नहीं सोचना है, तो पूरा एकदम ध्यान लगा के पढ़ो। ठीक है, बहुत सारा अननोन टॉपिक भी डिस्कशंस होगा जो शायद आप लोग पहले कभी सुने थे। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, हम लोग बात कर रहे थे इनकम टैक्स पे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इनकम टैक्स जो है वो इनकम पे डिपेंड करता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इट्स अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट, इट्स अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स है बेसिकली। जो हम लोग जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग पर्सन्स होते हैं, जो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कशंस किया था कि पर्सन्स होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर देयर, 7 टाइप्स ऑफ पर्सन आर देयर। ठीक है, जिसमें हम लोग किस में आते हैं? इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI। ठीक है, तो अलग अलग इस तरह से 7 तरह का इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, फार्म, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइप्स ऑफ पर्सन आर देयर, जिसमें हम लोग काफ़ी अच्छा डिस्कशंस किए थे। कुछ पॉइंट्स आज भी है डिस्कशंस करना है। मेन पॉइंट ये है कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये जो भी पर्सन्स है, ये जो भी इनकम करते हैं, इनका जो टोटल इनकम होता है ना, ये टोटल इनकम के बेसिस पे वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ठीक है, सिंपल सोचो तो इनकम टैक्स यही है। लोकल अथॉरिटी छूट गया। हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा। अच्छा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी, बेसिकली 7 के अंदर, मतलब ये जो, नहीं, AOP और BOI अच्छा ठीक है, जो भी AOP BOI को एक साथ मानो, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी को भी एक साथ मान सकते हो, दोनों चलता है, नो प्रॉब्लम। AOP BOI एंड इधर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी। ओके चलो, मैं इसमें बाद में बात कर लेता हूँ, गलती से कुछ मिस्टेक हो गया था। ओके अब क्या बात जो करना है, दैट इज टोटल इनकम जो है। ठीक है,
टोटल इनकम जो है, ये टोटल इनकम पे ही सारा का सारा खेल छुपा हुआ है। और ये टोटल इनकम पे पहुंचने का जो पूरा का पूरा ग्राफिकल चार्ट है वो आप लोगों के सामने देखो हाजिर है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना चाहिए, पूरा का पूरा इनकम टैक्स का खेल डिपेंड करता है इसी के ऊपर। मतलब सारा का सारा खेल, ये जो पूरा चार्ट है ना, इस पे डिपेंड करता है। एट फर्स्ट आपको क्या करना चाहिए, रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर में पूरा का पूरा इसका जो डिटेल्स है इसको सीखेंगे, लेकिन एट फर्स्ट आपको ये कैलकुलेट करना चाहिए कि कौन सा पर्सन इंडियन है। मतलब ये जो पर्सन का लिस्ट अभी बनाए थे ना, ये पर्सन का जो 7 तरह का पर्सन का जो लिस्ट बनाए थे, इनमें से कौन इंडिया का रेसिडेंट है और कौन इंडिया का नहीं है। ठीक है, इस पे काफी जोर का चर्चा होता है। उसमें ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, एंड नॉन रेसिडेंट, ये जो 3 तरह का रेसिडेंशियल सिस्टम है ये सिखा जाता है। उसमें कौन कितना दिन इंडिया में रहता है, कौन कितना दिन इंडिया के बाहर है, इट्स पीओ डेट का कैलकुलेशन। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, इवन क्वेश्चंस भी काफी पूछता है यहाँ से। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसमें डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे पहले ये डिस्कशंस करना था कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना चाहिए। आफ्टर दैट हमें क्या करना चाहिए, जो 5 हेड है उसका आइडेंटिफिकेशन चाहिए और उसके अंदर कैलकुलेशंस। तो मेन जो हेड है दैट इज सैलरी, इसके ऊपर एक पूरा एक बिग चैप्टर है। हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये जो 5 हेड आपको यहाँ दिख रहा है, ये 5 हेड्स यही है। अगर मतलब दुनिया में कितना भी इनकम हो जाए, इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारा का सारा इनकम को इसी 5 हेड के अंदर दे दिया। जैसे रावण का 10 सर है ना, ठीक है, वो जैसे दुर्गा पूजा में दशहरा के दिन रावण वध होता है अपने इंडिया में। ठीक है, श्रीलंकन बहुत इससे गुस्सा करते हैं क्योंकि उनके लिए रावण भगवान जैसे हैं। तो जो भी हो, जैसे रावण का 10 हेड्स है, वैसा ही इनकम टैक्स में इनकम का 5 हेड है। ठीक है, जैसे मतलब ये आधा रावण मान सकते हो, इनकम करने वाला रावण। ठीक है, तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम, इसके अलग अलग चैप्टर में अलग अलग डिस्कशंस काफी डिटेल्स में होगा। जो इनकम टैक्स का आप हार्ड मान सकते हो, इसी के कारण इनकम टैक्स का जो लेंदीनेस है इसी के कारण है। ये 5 हेड अब जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपके लिए क्या बचा रहता है, इनकम का आइडेंटिफिकेशन जैसे ही आपका हो जाता है, फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रोविजंस क्या है हर एक का। ठीक है, हर एक का आइडेंटिफिकेशन के बाद ईच एंड एवरी का प्रोविजंस, कंप्यूट इनकम अंडर ईच एंड हेड, अप्लाइंग द चार्जिंग एंड डीमिंग प्रोविजंस एंड प्रोवाइडिंग परमिसिबल डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस। ठीक है, डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के बारे में भी मैंने चर्चा किया था कि कौन सा हेड में क्या डिडक्शन मिल सकता है, क्या एग्जेम्पशंस मिल सकता है, इसमें और भी आगे चर्चा होगा। आफ्टर दैट हमें क्या करना चाहिए, क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई करना चाहिए। क्लबिंग प्रोविजंस बेसिकली एक सिंपल में ओवरव्यू बता सकता हूं। जैसे मानो कि हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, हस्बैंड का इनकम 15 लाख है। ठीक है, और हस्बैंड क्या कर रहा है, वाइफ के नाम पे, वही मेन अर्नर है, इज द मेन अर्नर ऑफ द फैमिली, मेन अर्नर यही है, हस्बैंड है। वाइफ बेसिकली अर्न नहीं करते, लेकिन हस्बैंड क्या कर रहा है, वाइफ के नाम पे कुछ बिजनेस ओपन करके या फिर कुछ इनकम शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है ना कि वो वाइफ का कोई एज सच इनकम है नहीं, पूरा का पूरा इनकम वाइफ का, हस्बैंड का ही है, तो अगर ऐसा पता चल जाता है ना, तो वो क्या करता है, वाइफ का इनकम को इनकम मानते ही नहीं और पूरा का पूरा इनकम को हस्बैंड के इनकम के साथ क्लब कर देते हैं। नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ, इसके अंदर बच्चा भी है। आजकल तो क्या टैलेंटेड चाइल्ड है। ठीक है, चाइल्ड एक्ट्रेस, चाइल्ड आर्टिस्ट, आप लोग जानते हो टीवी वगैरह में कितना सारा प्रोग्राम आते हैं। ठीक है, डांस इंडिया डांस बांग्ला डांस, ऐसे कितना सारा प्रोग्राम होता है, वहां पर वो लोग लाख इनकम कर लेते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम से 1,50,000 1 लाख के आसपास और भी ज्यादा इनकम कर लेते हैं। तो अगर चाइल्ड बड़ा मतलब टैलेंटेड हो और वो भी अर्निंग करता हो, तो उसके इनकम को क्या करना चाहिए, ये सारा का सारा खेल है क्लबिंग प्रोविजंस का। ठीक है, तो किसके इनकम के साथ जोड़ना चाहिए, किसके इनकम को किसके इनकम से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, ये सारा खेल क्लबिंग प्रोविजंस पे हम लोग डिस्कशंस करेंगे। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन अभी तो इतना डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। अभी बस ओवरव्यू दे रहे हैं आपको कि आपको अभी से एक आइडिया मिल जाए कि आपका रास्ता क्या है। मतलब आपका ये है रूट मैप। ठीक है, इनकम टैक्स का पूरा रूट मैप ये है। ठीक है, आपको यहाँ से जाना है कश्मीर, तो कश्मीर, बंगाल से कश्मीर जाने का रूट मैप बता रहा हूँ। ठीक है, कश्मीर है अल्टीमेट इनकम टैक्स देना, तो ये पूरा मैप जा रहा है आपके साथ साथ। फिर क्लबिंग प्रोविजंस के बाद आपके सामने क्या आता है,
सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में कुछ बिजनेस में या फिर इनकम में कुछ लॉसेस होते हैं, कुछ गेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉस या जो भी होता है बिजनेस में या नॉर्मल इनकम में, उसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है। मतलब कुछ इनकम के साथ कुछ इनकम को, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। कैपिटल गेन में कुछ लॉस हो जाता है, कुछ गेन होते हैं, तो गेन के साथ लॉस को एडजस्ट करना। हाउस प्रॉपर्टी में आपका एक हाउस प्रॉपर्टी में इनकम हुआ, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ, ठीक है। तो एक हाउस प्रॉपर्टी के गेन के साथ दूसरा लॉस को एडजस्ट करना, ये सारा का सारा जो मैटर है ना, किसके साथ किसको एडजस्ट कर सकते हैं, स्पेशली लॉस को एडजस्ट किया जाता है सेट ऑफ लॉसेस, ठीक है। और वो लॉस को कितना दिन तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये डिटेल्स हम लोग बेसिकली जान पाएंगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में। ये सब बेसिकली अटैच्ड चैप्टर है। मतलब ये जो चैप्टर के बारे में बात करो ना, ये इनकम टैक्स को डायरेक्ट तो कुछ नहीं बताता, बट ये इनकम टैक्स को पूरा करता है। जो आधा अधूरापन होता है उसको पूरा करता है। फिर जैसे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, उसके बाद आ जाता है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। ये सारा का सारा खेल देखने के लिए आपको और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या फिर मैं और एक एडवांस का, जो लोग कर रहे थे उनके लिए एक एडवांस क्लास में स्टार्ट करूंगा, उसमें मैं ये डिटेल्स बताऊंगा। ग्रॉस टोटल इनकम, फिर जाके आपको क्या मिल जाएगा, जीटीआई। और जैसे ही जीटीआई हो जाएगा, फिर आपको जीटीआई से, मतलब जो भी आपका ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम आएगा, वहां से आप क्या करोगे, लेस करोगे डिडक्शंस। जो डिडक्शंस आप एलआईसी वगैरह, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, जो भी एलआईसी, हेल्थ इंश्योरेंस, फिर बहुत सारा डिडक्शंस का पूरा एक चैप्टर ही है। वो डिडक्शंस करके आपको जो भी मिलेगा, फिर वो होगा आपका टोटल इनकम। तो ये जो पूरा का पूरा एकदम मैप था, ये है इनकम टैक्स पे पहुंचने का मैप। अब मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि उसके बाद जो भी आपका इनकम होगा, फिर एज पर रेट, जो रेट के बारे में मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कशंस कर रहे थे, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल्स के लिए रेट जो था, अलग अलग रेट्स है। इंडिविजुअल्स का रेट मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, इंडिविजुअल्स का रेट क्या है। ऐसे करेंटली आप लोगों के एग्जाम के लिए जो रेट पुराना था ना, वही वाला रेट है। एक नया रूल्स भी आया है, वो अभी भी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं किया गया। अगर एप्लीकेबल हो जाएगा ना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। अभी इनकम टैक्स का जो रेट है ना, वो दोनों रेट है अभी, ठीक है। दोनों हिसाब से हो सकता है, एक एकदम ब्रांड न्यू रेट बना, और एक एग्जिस्टिंग जो चल रहा था, जो 2019-20 में भी था, और वो 2021 में भी है। तो इंडिविजुअल्स के लिए 2021 में जो स्टैंडर्ड रेट एप्लीकेबल है करेंटली, दैट इज अप टू, मैं फिर से बता रहा हूँ, अप टू 2.5 लाख एट द रेट ऑफ नील। मतलब अगर किसी का इनकम 2.5 लाख है, तो उसके लिए नो टैक्स, नील टैक्स, ठीक है। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का है, तो आपका इनकम टैक्स कितना है, 5%, ठीक है। मतलब 5% टैक्स, ये स्लैब के वाइज। फिर आपका इनकम अगर 5 लाख से लेके 10 लाख का है, तो आपका इनकम टैक्स आ जाता है 20% स्लैब के अंदर। फिर अगर आपका इनकम ग्रेटर देन 10 लाख से ऊपर जाता है, तो आपका इनकम टैक्स 30% के ऊपर चल जाता है। इसके अलावा ये जो है, ये तो स्लैब है ही, ये नॉर्मल बिलो 60 के लिए स्लैब है, ठीक है, बिलो 60। इसके साथ साथ अगर किसी का एज ग्रेटर देन 60 है, ठीक है, जिसको हम लोग सीनियर सिटीजन कहते हैं, मैं लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर से बता रहा हूं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सीनियर सिटीजन 60 ईयर, ग्रेटर देन 60 पर लेस देन इक्वल्स टू 80, ठीक है। 60 से ज्यादा लेकिन 80 से कम, तो आपको सीनियर कहेंगे। अगर आप ग्रेटर देन 80 ईयर्स का हो जाएंगे, तो आपको सुपर सीनियर कहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के लिए इनकम का जो स्लैब है ना, ये 2.5 लाख चेंज होके 3 लाख हो जाएगा सीनियर के लिए, ठीक है। सीनियर के लिए 2.5 लाख 3 लाख हो जाएगा, और सुपर सीनियर के लिए मिनिमम स्लैब स्टार्ट होता है 5 लाख से। मतलब उनके लिए स्लैब कुछ ऐसा देखने में होता है। एक बार आप लोग देख लो, ऐसे तो पूरा का पूरा जो स्टडी मैट में आप लोगों के साथ शेयर किया, वह सारा का सारा खेल दिया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा ये सब चीज थोड़ा डिस्कशंस करना चाहिए। यहाँ पर मैं बिलो 60 का बताया, तो अभी मैं थोड़ा 60 का बता दे रहा हूँ, ठीक है। ग्रेटर देन 60 से लेके लेस देन 80 का, इसका क्या है, सेम पूरा का पूरा सेम है, अप टू 3 लाख एट द रेट ऑफ नील। मतलब 3 लाख तक, थोड़ा छूट है, उम्र हो रहा है, इनकम करने का जो जोश था, जो ताकत था, वो थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसे माना जाता है। लेकिन बच्चन साहब से ऐसा समझ नहीं आता, ठीक है। अमिताभ बच्चन साहब जितना बूढ़ा हो रहा है, उनका इनकम और बढ़ रहा है। भगवान करे हम सब ऐसा ही बूढ़ा बने कि समय के साथ साथ टैलेंट और बाहर आते जाए। तो अप टू 3 लाख एट द रेट नील। ऐसा और एक एक्टर है जो उम्र के साथ साथ अच्छा कर रहा है, दैट इज अक्षय कुमार। वो भी मिड एज में है, ठीक है, बूढ़ा नहीं हुआ है। इवन हम लोग जैसे
ये मतलब यूथ को ना मतलब 3-3 सर पे उठा के पटक सकता है, इतना ताकत है उसका। तो जो भी हो, अप टू 3 लाख नील, ग्रेटर देन 3 लाख से लेके 5 लाख तक का इनका रेट सेम टू सेम 5%, एकदम डिटो, बस स्टार्टिंग वाला पार्ट ही अलग है। 5 लाख टू 5 lakh to 10 lakh at the rate of 20 and greater than 10 lakh at the rate of 30। ठीक है, ये है 60 के लिए, 60 से लेके 80 तक। ठीक है, और एक है दैट इज अबव 80 के लिए कैसा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा रब करूंगा इसको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अबव 80 का खेल कुछ ऐसा है, अगर आपका एज किसी का अबव 80 है, मतलब ग्रेटर देन 80 इयर्स का है, तो उसको सुपर सीनियर कहेंगे। और उनके लिए ये सब स्टडी मैट में डिटेल्स में दिया हुआ है, नीचे एकदम शॉर्टकट में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं डिस्कशंस कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ा ज्यादा चल जाए। अप टू 5 लाख तक इनको छूट है, क्योंकि आप सुपर हो गए ना, सुपर सीनियर हो गए, आपका इनकम करने का औकात और थोड़ा कम हो जाता है, ताकत, इसलिए गवर्नमेंट आपको और छूट देता है अप टू 5 लाख एट द रेट ऑफ नील। ठीक है, एवरीथिंग इज वेरी साइंटिफिक। हाँ, मतलब सरकार कोई भी रूल्स बनाते हैं तो सभी रूल्स बनाने के पीछे गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ अपना नियम है, उसी नियम के कारण ही गवर्नमेंट अपने आप को चलाते हैं। तो अप टू 5 लाख एट द रेट नील, ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख, इनका एक चीज ध्यान रखना, जैसे 60 और बिलो 60 में 5% का स्लैब है ना, प्लीज इस मैटर पे ध्यान देना। 60 एंड बिलो 60 में 5% का स्लैब है 80 इयर्स के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 5 लाख तक छूट दे दिया ना, तो 5% का कोई स्लैब नहीं है, नो स्लैब, 5% का नो स्लैब। सुपर सीनियर के लिए 5% का नो स्लैब, कोई स्लैब नहीं है, एकदम डायरेक्ट एट द रेट ऑफ 20%। प्लीज ये सब मैटर को थोड़ा माइन्यूटली ध्यान में रखना, नहीं तो एग्जाम में क्या होता है ना, जल्दबाजी में मतलब सिली मिस्टेक हो जाते हैं, और सिली मिस्टेक का चार्टर्ड इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट या सीएमए इंस्टीट्यूट में कोई मौका नहीं है, जानते हो ना, सिली मिस्टेक का कोई मौका मत देना, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऐसे ही आप लोगों का गला दबाने के लिए बैठे हैं। 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट ऑफ 20%, 10 लाख से अबव जाएगा तो ग्रेटर देन 10 लाख एट द रेट ऑफ 30%, बस यही है। अप टू 5 लाख नील, 5 लाख टू 10 20 एंड 10 लाख के अबव जाएगा तो 30%। तो ये है आपका नॉर्मल इंडिविजुअल्स लेवल में इनकम टैक्स का रेट का सिस्टम, इसके हिसाब से आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। इसके साथ और भी है, अगर किसी का इनकम इससे भी ज्यादा हो, ठीक है, मतलब 10 लाख से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, फिर अगर इनकम 50 लाख क्रॉस करता है, अगर इनकम 1 करोड़ क्रॉस करता है, अगर इनकम 5 करोड़ क्रॉस करता है, तो क्या होगा, तो उसमें सारचार्ज लगता है। आज मैं चर्चा करूंगा सारचार्ज एंड रिबेट के बारे में। अगर किसी का इनकम 5 लाख से भी कम है ना, लेस देन 5 लाख है, अगर किसी का इनकम बिलो 5 लाख आता है, तो सरकार उसको और छूट देते हैं, रिबेट कहते हैं उसको, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच कंसेंट्रेटेडली, ठीक है। तो जरा देखते रहिए, और भी कुछ मैटर्स है, मैं उस पर बात करूंगा। तो ये था एक रेट का एक झलक, जो मैं आपको पहले भी बताया था, फिर से बताया आज। अब और भी कुछ मैटर है, प्लीज गौर कीजिएगा। सारचार्ज एंड रिबेट के बारे में जो मैं बात कर रहा था, चलो अभी है तो अभी बता देते हैं। सारचार्ज और रिबेट का जो खेल है, ये नॉर्मली किसके लिए लागू होता है? अभी मैं बात कर रहा था ना, सारचार्ज क्या है? सारचार्ज इज एन एडिशनल टैक्स, ठीक है। सारचार्ज एक एडिशनल टैक्स है, मतलब जितना रेट अभी चल रहा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो रेट अभी चल रहा है, इसी रेट के साथ और एक्स्ट्रा किसके लिए ये सारचार्ज एप्लीकेबल होते हैं? इन केस वेयर द टोटल इनकम ऑफ, ध्यान देना, हाँ, हर एक पर्सन के लिए लागू नहीं होता सारचार्ज, ठीक है। इंडिविजुअल्स पे लागू होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। इन लोगों के लिए ये सारचार्ज और रिबेट, ये दोनों कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होते हैं। तो सारचार्ज इज एन एडिशनल टैक्स, अगर आप इनकम ज्यादा कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो सपोज किसी का इनकम 50 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ से कम है, योर इनकम इज 50 लाख से ज्यादा बट 1 करोड़ से कम, ठीक है, तो उसके लिए और एक्स्ट्रा 10% इनकम टैक्स। सर कैलकुलेशन पार्ट है इसका, मैं मैथ्स के साथ आपको नेक्स्ट क्लास में इसका समझाऊंगा। अभी बस आपको रेट याद रखना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं सम्स कराऊं आप फटाफट इसको कर पाओ, ठीक है। तो रेट याद रखना कि अगर इनकम किसी का 50 लाख क्रॉस करता है और अगर 1 करोड़ से कम है, उसका 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो उसको एक्स्ट्रा 10%, मतलब जो इनकम टैक्स उसका होगा उसमें और 10%। कैलकुलेशन करने के टाइम पे पता चल जाएगा कि किस जगह में ये 10% एप्लीकेबल होगा। बस आप इतना जानो कि इसका सारचार्ज रेट है
10%। 1 करोड़ से 2 करोड़ का इनकम हो तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ का इनकम हो तो 25% ऑफ द इनकम टैक्स, एंड अगर किसी का इनकम 5 करोड़ क्रॉस करता है तो इनकम टैक्स हो जाता है 37%। ठीक है, मतलब ये हो गया आज के डेट में इंडिया का हाईएस्ट रेट। सब कुछ मिला के जो इफेक्टिव रेट होता है ना वो करीब 42.7% का रेट है। मतलब मैक्सिमम इंडिविजुअल्स का जो टैक्स रेट है दैट इज 42.7%, सब कुछ मिला जुला के, क्योंकि उसके अंदर वो हेल्थ सेस, एजुकेशन सेस वगैरह भी घुसा हुआ रहता है, तो इसलिए इंक्लूडेड है, तो दैट्स व्हाई 42.7 हाईएस्ट होता है। लेकिन ये हो गया सब आपका सरचार्ज। ठीक है, तो ये सरचार्ज लग जाता है, एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है। अगर किसी का इनकम 100 करोड़ भी छू जाए तो भी सेम स्लैब में आएगा, इससे एक्स्ट्रा और कोई रूल नहीं है। तो फिर ये हो गया आपका सरचार्ज। और रिबेट किसको कहते हैं, ये दोनों चीज आप लोग एकदम बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, क्योंकि ये सरचार्ज और रिबेट का कॉन्सेप्ट ना बहुत बार स्टूडेंट भूल जाते हैं। ठीक है, आपको भूलना नहीं है, एकदम जहन में रखना है और एकदम खून में लेना है। तो भूलोगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सिली मिस्टेक हो जाएगा। मतलब किसी का इनकम जैसे ही कैलकुलेट आपका हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या सरचार्ज पे तो नहीं आ रहा है, क्या रिबेट पे तो नहीं आ रहा है। सब मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये इंट्रोडक्टरी क्लास में जो बता रहा हूँ प्लीज इसको ध्यान में रखना। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, in order to provide tax relief to the individual taxpayers who are in 5% tax slab, section 87A provides a rebate from the tax payable by an assessee being an individual resident in India whose total income, जिसका टोटल इनकम 5 लाख से कम है, does not exceed 5 लाख। अगर किसी का इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं करता, the rebate shall be equal to the amount of income tax payable on the total income for any assessment year amount 12,500 and whichever is less। मतलब अगर किसी का इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, लेस देन 5 लाख, 5 लाख क्रॉस नहीं करता है, डज नॉट एक्सीड 5 लाख, द रिबेट शैल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम, दैट इज 5 लाख से जितना कम होगा, अगर 4 लाख 80 होगा तो 4 लाख 80 तक, 4 लाख 99 तक भी होगा तो भी, ठीक है, जितना कम होगा 5 लाख तक है, ठीक है, तो 12,500 और व्हिचएवर इज लेस, मतलब जो भी टैक्स अमाउंट उसका होगा, ठीक है, वो उसको रिबेट हो जाएगा, या फिर 12,500 जो कम है। ठीक है, ये भी कैलकुलेशन जब मैं दिखाऊंगा आपको एकदम फुल कैलकुलेशन का मतलब समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप इतना जान के रखो, दिस इज प्रोविजंस, कि अगर इनकम 5 लाख तक है तो रिबेट मिलता है कितना, मैक्स मतलब कम, मिनिमम 12,500, अगर मैक्सिमम कुछ होगा तो वो मैक्सिमम, मतलब 12,500 और जो भी अमाउंट है उसमें जो कम है वो अमाउंट मिलता है। ठीक है, जो कम है मतलब मैक्सिमम 12,500 तक रिबेट मिलेगा। सर बोलो। ये 12,500 जो, ये तो नया टैक्स रेट के अकॉर्डिंगली रिबेट फिक्स किया है ना, या पहले का? नहीं, ये नया टैक्स रेट के हिसाब से है। पहले का रिबेट था 2,500, इससे पहले भी एक रिबेट था, वो 2,500 का था। ठीक है, अब ये जो न्यू रेट है ना, ये 12,500 का दे दिया। और एकदम रिसेंटली भी और जो नया और एक अपडेट आया है वो आप लोगों के लिए अभी भी एप्लीकेबल नहीं हुआ, और एक रेट भी आया है। ठीक है, वो अभी तक आप लोगों के एग्जाम के लिए इंस्टीट्यूट ने अभी तक कोई अमेंडमेंट बताया नहीं। ठीक है, अगर बताएगा तो मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात ज्योति? हाँ सर। समझ में आया ना कि जो लेटेस्ट अपडेट है मैं वही बता रहा हूँ। अगर आगे कुछ चेंजेस इंस्टीट्यूट बताते हैं एग्जाम के 3 महीना 4 महीना पहले, ठीक है, जो भी होगा वो मैं बताऊंगा। अभी तक के लिए तो यही है, जो लोग नवंबर दिसंबर के लिए सोच रहे हो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ओके सर। टैक्स में लास्ट दिन तक हम लोगों को अपडेट रहना चाहिए कि सर क्या एप्लीकेबल है क्या नहीं है। ओके, देखो यहाँ पर एक पूरा समरी दिया हुआ है कि अगर इनकम किसी का, सॉरी, अगर इनकम किसी का 5 लाख से कम है, ठीक है, या फिर 5 लाख से इक्वल है, इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, सरचार्ज तो ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं है, बट रिबेट एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम और 12,500 व्हिचएवर इज लेस। ठीक है, जो कम होगा वही एप्लीकेबल होगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स 12,500। अगर इनकम टैक्स हो गया उसका मानो कि 12,500, ठीक है, ऐसा करके देखते हैं ना, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। रिबेट का एग्जांपल अभी फटाफट बन जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। सपोज किसी का इनकम है 4,80,000, ठीक है, इनकम कितना है एग्जांपल पे तौर पे लिख सकते हो, अगर किसी का इनकम है 4,80,000, ये दे दिया आपको, ये आपने कैलकुलेट करके
पहुंचा यहाँ पर। तो 4,80,000 अगर इनकम है तो इसका टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। तो टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अप टू 2.5 लाख एट द रेट ऑफ नील, ग्रेटर देन 2.5 मतलब 2,50,000 है ना, 2.5 लाख मतलब 2,50,000, ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 5 लाख। 5 लाख तो नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम कितना है 4,80,000, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए 5 लाख पे मत चले जाना, टू 4,80,000। तो मुझे बताना 4,80,000 से 2.5 लाख कितना हो जाता है, लेस करोगे तो ये लेस करना है 4,80,000 माइनस 2,50,000 तो हो जाता है आपका 2,30,000। ठीक है, ये लेस हो जाता है 4,80,000 लेस 2,50,000, तो ये हो जाएगा आपका 2,30,000। ठीक है, जो भी होगा 2,30,000, इसके ऊपर आपका टैक्स रेट कितना है 5%, तो 2,30,000 पे आप लगाओगे 5%, तो आपका इनकम टैक्स कितना हो जाता है 11,500। आपका इनकम टैक्स कितना हुआ 11,500। ठीक है, तो 11,500 अगर आपका इनकम टैक्स अभी आ रहा है तो इसमें आपको रिबेट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल टैक्स हो गया 11,500, लेकिन आपको तो रिबेट मिलेगा ना, आपको रिबेट मिलेगा क्योंकि अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख तक है तो आपको रिबेट मिलता है एज पर 87A सेक्शन, याद रखिएगा प्लीज, एज पर 87A। ठीक है, 87A में आपको रिबेट मिलेगा। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है 12,500, लेकिन विच एवर इज लेस, तो आपको यहाँ पर टोटल टैक्स कितना है आपका 11,500, तो आप यहाँ से मैक्सिमम जो लेस है 12,500 एंड 11,500, ये जो प्रोविजंस का ये छोटा छोटा पार्ट है ना, ध्यान रखिएगा, 12,500 और 11,500 इसमें से लोअर कौन है, ऑब्वियसली 11,500। ठीक है, तो जो लोअर है वही आपको माइनस करने देगा 11,500, तो आपका टैक्स लायबिलिटी होता है नील। तो आपने क्या, आपका क्या जवाब आ गया, नेट टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी नील। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिबेट जैसे क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, मैक्सिमम आप इतना ही लेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये 12,500 होता तो 12,500 लेस करते तो नील हो जाता, अगर 13,500 होता, अगर ऐसा हो जाता तो 12,500 मैक्सिमम। ठीक है, जो लोअर है वही मिलेगा। ठीक है, अगर 13,500 होता, 13,500 होता, तो आप कितना कर सकते थे, अब 12,500 मैक्सिमम लेस, जो लोअर है वो लेस करोगे तो जो भी लायबिलिटी होगा वो होगा आपका लायबिलिटी। समझ में आया रिबेट का, रिबेट कब लगता है और रिबेट का कैलकुलेशन कैसे होता है? हेलो, यस सर। ओके, हाँ सर। ये कॉपी भी कर सकते हो, बाद में और भी सम्स करेंगे और भी क्लैरिटी आ जाएगा। क्या ये कॉपी कर लिया आप लोग? हाँ। ओके, थैंक यू। तो ये था रिबेट का कॉन्सेप्ट। अब रिबेट के साथ साथ और क्या जानना चाहिए, जैसे मैं सरचार्ज में बात कर रहा था, अगर इनकम आपका, अगर आपका इनकम 5 लाख क्रॉस कर रहा है लेकिन 50 लाख से कम है तो सरचार्ज भी नॉट एप्लीकेबल और रिबेट भी नॉट एप्लीकेबल। मतलब अगर आप, मतलब यही लोग मिडिल क्लास है, ठीक है, यही लोग मिडिल क्लास है, अगर आप 5 लाख से 5 लाख टू 50 लाख एनुअल इनकम, 5 लाख टू 50 लाख एनुअल इनकम, तो बेसिकली आप कौन बन गए, आप बन गए मिडिल क्लास में। एकदम इनकम टैक्स पढ़ते हुए ना आप पूरा देश का ढांचा समझ जाओगे कि इनकम देख के आप पता लगा सकते हो पूरा कंट्री का कि कौन मिडिल क्लास है। ऑब्वियसली जो लोग थोड़ा सा 30 लाख से ऊपर इनकम ग्रुप में आ जाते हैं, 30 लाख टू 50 लाख इनकम ग्रुप में जो लोग हैं वो लोग हायर मिडिल क्लास में आ जाते हैं। ठीक है, आप कोई भी एरिया देख के भी समझ सकते हो। ठीक है, ये एरिया कौन किस तरह का लोग रहते हैं। ठीक है, इनकम क्लास समझ सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं बताना चाहता जैसे बड़े आदमी छोटे आदमी, ऐसा नहीं, अब इनकम का आपका बिजनेस सिनेरियो आप सोच सकते हो। तो हायर मिडिल क्लास 30 लाख टू 50 लाख और 10 लाख से 20 लाख जो है वो नॉर्मल मिडिल क्लास। ठीक है, एकदम प्योर मिडिल क्लास, 10-20 लाख का जो है प्योर मिडिल क्लास, और जो 5 लाख से, मतलब 5 लाख से 10 लाख का जो है वो लगा गया है लोअर मिडिल क्लास, लोअर
मिडिल क्लास। ठीक है, तो ये है, ये हो गया आपका इनकम। सर दादा সবারই কি স্ক্রিন सर का ব্ল্যাক হয়ে গেছে? नेटवर्क गया लगता है। नहीं, स्क्रीन नॉर्मल है सर, नहीं है बस। ও আচ্ছা, আমার এমনি নেটওয়ার্কের প্রবলেম, তার মধ্যে আরো গেল। আমার সেম ব্যাপার। सुमित সুমিত सो কি जा করছিস? थोड़ी देर। सुमित सो जा थोड़ी देर। এমন এমন করে বলছে মনে হচ্ছে যেন দাদা এক্ষুনি এই ঘর থেকে ওই ঘরে চলে গেল, এ সুমিত, গল্প চালু তুই হয়ে গেল। ভাই তো, এ সুমিত শোন না, তোর টিকটকে ভাই অ্যাকাউন্ট থাকলে ভালো হতো। সারাক্ষণ তো বিছানায় শুয়ে থেকে চলে এসেছি। हाँ हेलो। হ্যাঁ দাদা। हाँ हाँ सर। শুনতে পাচ্ছি। अच्छा, कोई भी मुझे थोड़ा सा ना ये जो मीटिंग का लिंक है ना वो थोड़ा शेयर कर दो तो व्हाट्सएप में, मेरे व्हाट्सएप আমি में। করে দিচ্ছি, দাঁড়াও ओके कर दे। করে দিচ্ছি। রনেক শেয়ার করে দিচ্ছে, তুই ওখান থেকে করে দে। হ্যাঁ ओके चलो। मेरा नेटवर्क में थोड़ा सा अप डाउन हो गया। ओके, स्क्रीन शो हो रहा है ना? হ্যাঁ দাদা, ओके ठीक है, हाँ হ্যাঁ দাদা পাঠিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে ঠিক আছে। ओके, तो इनकम ग्रुप का एक आइडिया आपको मिल गया, और इसमें आपको मतलब मैं बेसिकली इतना स्टोरी इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको ये सारचार्ज कब लगता है इसका एक बेसिक आइडिया मिल जाए। ठीक है, मतलब इसके लिए आपको याद ना रखना पड़े कि भाई किसके लिए सारचार्ज है और किसके लिए नहीं। सारचार्ज बेसिकली रीच के लिए है। ठीक है, मतलब अगर किसी का एनुअल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो उसको रीच मानते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, एनुअल इनकम 50 लाख से ज्यादा मतलब मंथली इनकम मान के चलो कि 5 लाख। ठीक है, मंथली इनकम 5 लाख मतलब वो रीच है, तो इसीलिए तब वो ऑटोमेटिकली 5 लाख इंटू 12 करके कितना आ जाता है 60 लाख। दैट मीन्स वो लोग रीच कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का नॉर्मल क्राइटेरिया है, तो ये आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, जब आप लोग आगे जाके इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो आप अपना जो भी चार्टर्ड या सीएस का जो भी आपका जो फीस होगा आप इनकम के हिसाब से फीस लगा सकते हो। ठीक है भाई, कैसा इनकम वाले हैं तो उसके हिसाब से मैं अपना फीस लगा लूंगा। और अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो, आपको किसी जगह में रेड करना है या फिर कुछ भी छानबीन करना है तो आप इनकम तो आराम से पता लगा सकते हो कि बस उनका प्रॉपर्टी देख के, मतलब बेसिकली आप लोग क्या बनोगे जानते हो ना, आप मतलब गवर्नमेंट का इनकम टैक्स मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर मतलब वो जासूस है। ठीक है, फाइनेंशियल जासूस, इसको सब कुछ पता चल जाता है बिकॉज दे नो कि मतलब हाउ द इनकम विल लुक लाइक। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टी एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो 50 लाख ग्रेटर देन 50 लाख से लेके 1 करोड़ का होगा तो आपको 10%, ये मैं पहले भी बताया था, लेकिन रिबेट नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अच्छा अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25% एंड 5 करोड़ अराउंड 37%, ये मैं पहले भी बोल चुका था। लेकिन इन ये सब केसेस में रिबेट नहीं लगेगा। ठीक है, रिबेट सिर्फ लगेगा यहाँ पर, रिबेट सिर्फ लगेगा यहाँ पर। अब आगे इससे पहले ये वाला क्वेश्चन आगे मैं उम्मीद करूंगा कि कोई ऐसा सवाल ना करे कि दादा रिबेट कब लगता है, ठीक है, और सारचार्ज कब लगता है। ओके, अभी मैं डिटेल्स बताया तो आगे मत पूछा करना। ओके, और क्या जानना है? अच्छा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एक स्टैंडर्ड रेट है। ठीक है, हेल्थ सेस एंड एजुकेशन सेस का जो रेट है इट्स स्टैंडर्ड रेट। पहले 3% हुआ करता था 17, 18, 18, 19 में, अभी नया जो चल रहा है 19, 20 से दैट इज 4%। ठीक है, 4% चल रहा है, मतलब जो भी आपका इनकम होगा गवर्नमेंट को लास्ट में आपके इनकम जितना होगा, मतलब इनकम टैक्स लायबिलिटी, आपके टैक्स लायबिलिटी के ऊपर 4% टैक्स ये गवर्नमेंट लेगा। मतलब जो बेसिकली गवर्नमेंट इंडिया के एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड हेल्थ डेवलपमेंट में खर्चा करते हैं। और फिर आ जाता है स्टेप 12 में एडवांस टैक्स एंड टीडीएस। ठीक है, इसका चर्चा डिटेल्स में तो बाद में होगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा आइडिया तो मिल जाना चाहिए कि ये एडवांस टैक्स कब लगता है और किस तरह से लगता है।
एडवांस टैक्स का देखो, ये चैप्टर में जब बताऊंगा ना तो डायरेक्ट सम्स में चला जाऊंगा, आप लोग यहाँ से पूरा बेसिक एक बार देख लो। ऑल्दो द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन एसएससी although the tax liability of an assessee is determined, ओहो एक सेकेंड रुको, तो कोई ज्वाइन कर रहा है। ओके, गुड इवनिंग ऋषभ एंड प्रीतम, ठीक है, तुम लोग भी क्लास सुनो, जो भी मिस हुआ है वो बाद में रिकॉर्डिंग में तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और म्यूट रख लो, ठीक है, अपना जो ऑडियो का है ना उसको म्यूट कर लो। ओके प्रीतम, जो मिस हुआ है वो बाद में हो जाएगा, ठीक है, अभी सुन लो जहां चल रहे हैं। ओके, एडवांस टैक्स में देखिए ना, although the tax liability of an assessee is determined only at the end of the year, tax is required to be paid in advance in 4 installments on the basis of estimated income that is on or before 15th June, 15th September, 15th December and 15th March. However, resident opting for presumptive taxation scheme can pay advance tax in 1 installment on or before 15 March instead of 4 installment. In certain cases, tax is required to be deducted at source from the income by the payer of the rates prescribed in the Income Tax Act 1961 or the Annual Finance Act. Such deduction should be made either at the time of accrual or at the time of payment as prescribed by the Act. मन में शायद सवाल चल रहा है कि सर ये एडवांस टैक्स या टीडीएस सुने हैं, ठीक है, स्पेशली टीडीएस के बारे में आप लोगों ने काफी सुना है, लेकिन क्या करता है, किस लिए होता है, इसका आइडिया नहीं है। बस एक कॉमन आइडिया मैं आज दे देता हूं बेसिक में, ध्यान से सुनना। एडवांस टैक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंट है। एक पॉइंट है आपका असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर का मतलब ये होता है कि कोई भी असेसमेंट ईयर, इट्स अ फेमस डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन वाइज दिया गया है असेसमेंट ईयर का, एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, बच्चा ये चीज सीखता है, आप लोग भी सीखो, जो लोग जानते हो बहुत अच्छा। असेसमेंट ईयर क्या है कि ये कोई भी ईयर, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसी ईयर को असेसमेंट ईयर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स में इसका थोड़ा मतलब अलग होता है। इन इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर का मतलब, असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर एंड एंड होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। ये होता है इसका पूरा का पूरा पीरियड, टाइम पीरियड, असेसमेंट ईयर का टाइम पीरियड है ये। अब इनकम टैक्स में ये ऐसे तो फाइनेंशियल ईयर में भी होता है, फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल में स्टार्ट होता है, 31 मार्च पे एंड होता है। बट असेसमेंट ईयर में क्या होता है, इनकम टैक्स का जो भी, जैसे मानो कि अभी 2021 अगर असेसमेंट ईयर चल रहा है, 2021 असेसमेंट ईयर करंटली चल रहा है, इसका मतलब जो 1 अप्रैल 20 में चालू हुआ और खत्म होगा कब, 31 मार्च 2020 में, ठीक है। दिस इज द करेंट असेसमेंट ईयर, 1 अप्रैल 2020 में जो स्टार्ट हुआ है और ये एंड होगा 31 मार्च 2021 में जाके, ठीक है। ये है करेंट असेसमेंट ईयर। यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर मतलब जो असेसमेंट ईयर करंटली चल रहा है जस्ट उसका पिछला साल, ठीक है, बैक ईयर। अब ये प्रीवियस ईयर क्या, ये इसका भी सेम डेफिनेशन है, बट जो बारीक, जो एक थिन लाइन है ना, वो आपको समझ में आएगा। ये भी स्टार्ट होता है 1 अप्रैल में और एंड होता है 31 मार्च को। लेकिन ये प्रीवियस ईयर का जो डेट है ये 2019 टू 2020 है, ठीक है। अब ये प्रीवियस ईयर है, मतलब ये अगर 2021 चल रहा है, ये 1920 चल रहा था, ठीक है। अब जो 1920 ऑलरेडी चला गया, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर है, नॉर्मल इनकम टैक्स का प्रोसीडियर क्या है जानते हो? नॉर्मल इनकम टैक्स का प्रोसीडियर यही है कि आप प्रीवियस ईयर में जो इनकम करोगे उसका इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर में पेमेंट करोगे। ध्यान से सुनना, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाता है ना, तो जाके एडवांस टैक्स समझ में आएगा। 1920 प्रीवियस ईयर में आप जो भी इनकम करोगे उसका इनकम टैक्स आप पेमेंट करोगे असेसमेंट ईयर 2021 में। दिस इज द नॉर्मल प्रोसीडियर टू पे योर इनकम टैक्स। जैसे करेंटली 2021 चल रहा है
तो 2021 में जो टैक्स आप पे करोगे, ठीक है, दैट इज on the income of your previous year, on the income of your previous year. जो income of your previous year मतलब इनकम ऑफ योर प्रीवियस ईयर मतलब आपने 1920 में जो भी इनकम किया उसका पेमेंट कब होगा, 2021 में। और इसी 2021 में कैलकुलेशन होता है ना, असेस्ड होता है, ठीक है, कैलकुलेशन मतलब असेस करना, ठीक है, असेस करने पेमेंट करना है, तो इसीलिए उस साल असेसमेंट होता है, कैलकुलेशन होता है, दैट्स व्हाई 2021 इज द असेसमेंट ईयर। तो दिस इज द बेसिक असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन वाइज कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका एडवांस टैक्स। मैं आशा करता हूं कि आपको प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। हेलो, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ना, जो बेसिकली 20 में, हाँ बोलो, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्लियर है? हाँ सर। ओके, अगर ओके ठीक है, थैंक यू। अगर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्लियर है तो अब एडवांस टैक्स क्या है, देखो ध्यान से देखना। ऐसे एडवांस टैक्स क्या होता है कि जैसे अभी 2021 चल रहा है ना, 2021 चल रहा है, 2020 मतलब 2020 2021 का जो एरा टाइम चल रहा है असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर में ही आप पेमेंट कर दोगे इस साल का टैक्स। मतलब जो नॉर्मली होता था, प्रीवियस ईयर का टैक्स पेमेंट होता था असेसमेंट ईयर में, प्रीवियस ईयर टैक्स विल बी नॉर्मली पेड इन असेसमेंट ईयर, बट यहां पर एडवांस टैक्स के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ एडवांस टैक्स 2021 जो असेसमेंट ईयर है आपका, अब 2021 में आप जो इनकम करोगे, इनकम अराइज, इनकम विल बी अराइज, मतलब अभी तक अराइज हुआ नहीं है, इनकम विल बी अराइज, जो इनकम आपका अराइज होगा उसका एक एजम्पशन आप लगा दोगे, ठीक है, प्रिजम्पशन, ठीक है, एजम्पशन या प्रिजम्पशन जो भी बोलो, एक एजम्पशन या प्रिजम्पशन लगा दोगे, और एजम्पशन के बेसिस पे आप अपना टैक्स 2021 में ही पेमेंट कर दोगे। मतलब 2021 में आपका इनकम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, 2021 का टैक्स विल बी पेड इन 2021, 2021 का टैक्स विल बी पेड इन 2021, 2021 का टैक्स 2021 में ही, क्योंकि इस साल का टैक्स इसी साल में दिया जा रहा है, जो नॉर्मली नहीं है उसी को कहते हैं एडवांस टैक्स। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, ये हर एक के लिए मैंडेटरी नहीं है, नॉर्मली जो कंपनीज है, ठीक है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो जो जो, जो लोग नॉर्मली सैलरी में काम करते हैं उनका एडवांस टैक्स का, हेलो आवाज আসছে না তোমার দাদা? रीजॉइन कर, क्या सबको मेरा आवाज नहीं आ रहा है? ओके, आ रहे रौनक रीजॉइन कर, দাদা শুনতে পাচ্ছো? रीजॉइन कर, रौनक रीजॉइन कर, उसको व्हाट्सएप कर दे तो समझता ही দাদা नहीं, आवाज আসছে না? कर देता था। उसको व्हाट्सएप कर। রনককে লেখ রিজয়েন করতে, ফোনটা দিয়ে আমাকে মাথা খারাপ করে দেবে নাহলে। बोल दिया उसको, बोल दिया, हाँ बोल दे, ओके। अच्छा देख, तो एडवांस टैक्स क्या, अच्छा और एक कॉन्सेप्ट होता है, हाँ हाँ ये बोले दिए थे, तो ये बोले थे टीडीएस, एडवांस टैक्स का एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न होता है। नॉर्मली जो लोग सैलरीड पर्सन होते हैं, सैलरीड पर्सन, कमीशन अर्नर, ठीक है, कमीशन अर्नर, सैलरीड अर्नर, कमीशन अर्नर, ठीक है, ये लोग जो होते हैं ना, ये भी टीडीएस पेमेंट करते हैं। मतलब जो लोग सैलरी में काम करता है, दे नो कि उनको सैलरी पेमेंट करने से पहले ना गवर्नमेंट उनसे ना टैक्स काट लेता है, ठीक है, मतलब जो भी टैक्स है वो पहले काट के फिर उनको अपना पेमेंट मिलता है, तो उसी को कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो भी एडवांस टैक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसका जो डिटेल्स है ये मैं आप लोगों को बाद में, और डिटेल्स है जो इसका चैप्टर है उसमें और चर्चा करेंगे, बट मैं बेसिकली आज जो बेसिकली आप लोगों को चाह रहा था, दैट इज एडवांस टैक्स होता क्या है वो मैं आपको समझा रहा था, और इसका पेमेंट करने का सिस्टम क्या है कि इसको 4 पार्ट में आप दे सकते हो,
ठीक है। एडवांस टैक्स जो है आप 4 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, जिसका स्टार्टिंग होता है, ध्यान रखना ये सब डेट बहुत ही वाइटल है, ठीक है, वेरी वाइटल। 15 जून पहला डेट आता है, ड्यू डेट 15 जून में, मतलब आपका जो भी इनकम टैक्स होगा, सपोज आपका एनुअल इनकम है, सपोज आपका एडवांस टैक्स मतलब आपका एनुअल इनकम है, मतलब अभी तक हुआ नहीं है, आप पहले के हिसाब से कैलकुलेट कर ले रहे हो। 1920 में एक एजम्पशन है, 1920 में मैंने 10 लाख कमाया था बिजनेस पे, तो यहाँ पर मैं थोड़ा आइडिया कर रहा हूँ, आसे नहीं था कोनो रौनक देखाচ্ছে না। ওকে রিজয়েন করতে বল, ও ডাইরেক্ট ঢুকে যেতে পারবে তো, सॉरी। हाँ 1920 में सपोज आपने 10 लाख इनकम किया था, तो उसी के एजम्पशंस पे आप जस्ट फाइंड आउट करना चाहते हो 2021 में आपका इनकम कैसा होगा, तो आप एक एजम्पशंस कर रहे हो कि या तो 10 लाख ही रहेगा या फिर 11 लाख होगा। तो अब इस हिसाब से अगर आपका इनकम 10 लाख रहता है या फिर 11 लाख होता है, तो एक होता है फर्स्ट जो क्वार्टर है, दैट इज 15 जून आपका पहला ड्यू डेट है, इस पे आप कुछ परसेंटेज दे दो, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट ड्यू डेट होता है 15 सितंबर, फिर 15 दिसंबर एंड लास्ट में 15 मार्च, ठीक है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 31 मार्च लास्ट। ये 31 मार्च से पहले आपका पूरा का पूरा ड्यू क्लियर होना चाहिए, ऊपर उससे पहले आप इस तरह का इंस्टॉलमेंट यूज कर सकते हो इन केस ऑफ एडवांस टैक्स। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक बार में, लेकिन हाँ जो लोग प्रिजम्पशन सिस्टम होता है, ये बीपी में मैं समझाऊंगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, उसके हिसाब से जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग एट ए टाइम में पूरा का पूरा अमाउंट 31 मार्च से पहले कभी भी दे सकता है, ठीक है। ये सब मतलब जनरल एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज हम लोगों ने अभी सीखा कि एडवांस टैक्स बेसिकली होता क्या है, कैलकुलेशन जब करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या चल रहा है, ओवरव्यू चल रहा है, मैं बार बार बोलूंगा बेसिक में है पूरा इनकम टैक्स बोला गया है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरा इनकम टैक्स पढ़ने से पहले आप लोग एक बार बेसिक को छान मार लो। तो यहाँ पर देखो 15 मार्च इंस्टेड ऑफ 4 इंस्टॉलमेंट, अच्छा इन सर्टेन केसेस, हाँ however opting for presumptive taxation scheme can pay advance tax in one installment on or before 15 March instead of 4 installment। जो लोग presumptive taxation scheme है बीपी का, बिजनेस का पार्ट है। अच्छा और एक केसेस है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ए सैलरी इनकम द ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है मतलब जिसके पास आप एक काम करते हो, वो आपसे टीडीएस काट लेता है, डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अराइजेस ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी टू द एम्प्लॉइज। हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पेमेंट लाइक फीस, प्रोफेशनल सर्विस, fees for technical service, interest payable to residents, the person responsible for paying is liable to deduct TDS at the time of credit। मतलब कब कब TDS काटा जाता है इसका आपको आइडिया मिल जा रहा है कि कहाँ कहाँ TDS काटते हैं। ऑब्वियसली सैलरी में TDS काटते हैं, फीस कमीशन देने से पहले TDS काटा जाता है, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, इंटरेस्ट पेबल, रेसिडेंट ऑफ द पर्सन, अगर हाँ उसको रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब उसके लिए जो रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर है ना वो समझना पड़ेगा। रेसिडेंट होने का मतलब क्या है, आपको इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा तो आप टीडीएस काट सकते हो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। तो ये हो गया आपका एडवांस टैक्स एंड टीडीएस का एक रफ आइडिया। इसके अलावा और क्या है, टैक्स पेएबल और टैक्स रिफंडेबल, सब कुछ काट कूट के, ठीक है, मतलब जो भी आपको पेमेंट करना था गवर्नमेंट को आपने दे दिया, फिर उसके बाद अगर कुछ आपको गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा तो वो बोलेगा कि टैक्स पेएबल। अगर आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया, स्पेशली एडवांस टैक्स में जब देते हैं तो कभी कभी एडवांस टैक्स में ऐसा होता है कि आप ज्यादा पेमेंट कर दिए। अगर एडवांस टैक्स में यू पे मोर, इफ यू पे मोर गवर्नमेंट विल रिफंड यू। अगर आपने बाई चांस ज्यादा दे दिया गवर्नमेंट विल रिफंड यू, अगर आपने कम दिया तो गवर्नमेंट आपको डिमांड नोटिस भेजेगा। डिमांड नोटिस मतलब बेसिकली वो आपको बोलेगा कि भाई टैक्स अभी भी बाकी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको नोटिस भेजेगा, टाइम भी बता देगा, उसके अंदर जाके आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा खेल कंप्लीट हो गया, मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप रिटर्न ऑफ इनकम जमा करोगे। मतलब रिटर्न ऑफ इनकम मतलब पेमेंट तो करना है ही आपको, लेकिन एक फॉर्म भी भरना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यार से, सबको पता है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है, रिटर्न फाइलिंग। आजकल बीकॉम में
बीकॉम में, मतलब जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बीकॉम में, सीएस में तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा, नॉर्मल है, लेकिन बीकॉम में भी अभी ना ये वाला जो पेपर है ना, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल पेपर दिया है बीकॉम 6 सेमेस्टर में। ये सिखाया जाएगा कॉलेज में प्रैक्टिकली कि कैसे रिटर्न फाइलिंग किया जाता है, प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो जो भी हो, तो रिटर्न ऑफ इनकम, लेकिन उसको तभी आप कर पाओगे जब आपको इनकम टैक्स पता होगा, अगर नहीं पता है तो सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। रिटर्न ऑफ इनकम इज द लास्ट पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, इज द फाइनल स्टेज ऑफ इनकम टैक्स, बट बिफोर दैट यू हैव टू द टोटल इनकम टैक्स इन ए प्रॉपर वे। फाइनल स्टेज ऑफ इनकम टैक्स है ये, और इसी का नॉर्मली काम होता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में बहुत यूथ, स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स, ठीक है, ये रिटर्न फाइलिंग करके अपना जिंदगी गुजारा कर लेते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। तो द इनकम टैक्स एक्ट 1961 contains provisions for filing of return of income. Return of income is the format in which the assessee furnishes information as to his total income and tax payable. The format for filing of return by different assessees is notified by the CBDT. अलग अलग एसएससी होते हैं। एसएससी का मतलब सर असेसमेंट ईयर बताए थे, याद है आप लोगों को? यहाँ पर और एक क्वेश्चन आ गया। असेसमेंट ईयर समझ में तो आ गया था सर, जिसमें कैलकुलेशन होता है और टैक्स पेमेंट किया जाता है, असेसमेंट ईयर। सर एसएससी कौन है? ये सब मेरे नोट्स के अंदर दिया हुआ है। असेसमेंट ईयर समझ में आया था। अब एसएससी मतलब जिसका इनकम टैक्स कैलकुलेशन होता है, मतलब द पर्सन। हाँ बोलो। বলছি সরি একটু মিডিলে ব্রেক করলাম, বলছি তোমার দাদা ল্যাপটপে একদম চার্জ নেই, চার্জে বসিয়ে দাও, নইলে এক্ষুনি শাটডাউন হয়ে গেলে কানেকশন পুরো হয়ে যাবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, বুঝে গেছি। ওকে, অ্যাকচুয়ালি আমার চার্জে দিয়ে ল্যাপটপ থেকে একটা আওয়াজ বের হয়, ওই জন্য আমি এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে করে রাখি। তোর আওয়াজটা পাস? এই যে একটা আওয়াজ হচ্ছে, তুই পাচ্ছিস? ও, ওটা পরে রেকর্ডিং এ চলে আসে। যাই হোক, পারসন whose income লাগিয়ে দিয়েছি, whose income tax is calculated, जिसका इनकम कैलकुलेट होता है उसी को कहते हैं एसएससी। जैसे आप में से जिनका भी इनकम टैक्स आप पेमेंट करते हो, ठीक है, जैसे मुझे पता है यहाँ पर कौन इनकम टैक्स पेमेंट करता है मेरे अलावा, मोहितोज इनकम टैक्स पेमेंट करता है, आई नो, ठीक है। अच्छा, गोपी यहाँ पर क्लास में तो है नहीं, गोपी इनकम टैक्स पेमेंट करता है। आप लोग जानते हो गोपी कौन है? मेरा भाई है और इन लोगों का दोस्त है। और इनकम टैक्स कौन पेमेंट करता है? सुमित इनकम टैक्स पेमेंट करिस? नहीं, ओके। तो जो भी हो, मोहितोस इनकम टैक्स पेमेंट करता है, गोपी भैया इनकम टैक्स पेमेंट करता है। तो क्योंकि ये लोग इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, तो ये लोग कौन है जानते हो? एज पर इनकम टैक्स दे आर कॉल्ड एसएससी, ठीक है। छोटा सा डेफिनेशन था, एज पर इनकम टैक्स, इसी को कहते हैं एसएससी। जिसका इनकम टैक्स पेमेंट होता है, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होता है, उसी को कहते हैं एसएससी। और असेसमेंट ईयर पे कैलकुलेशन होते हैं, तो असेसमेंट ईयर इसीलिए कहते हैं। तो एसएससी का एसेस करके असेसमेंट ईयर में पेमेंट होता है, एसएससी का एसेस करके असेसमेंट ईयर में पेमेंट होता है। वो एक फेमस एक पोएट्री टाइप का है बंगाली में, ठीक है। तो शशि बाबू सकाल बेलाয় শশা খেয়ে শ্যাম বাজারে, হ্যাঁ, কিরামাটা থাকে, तो এরকম টাইপের আর কি, ठीक है। एसएससी का असेसमेंट ईयर में एसेस करके पेमेंट किया जाता है। जैसे भी आप याद रखो, तो ये जो भी असेसमेंट होता है, अलग अलग पर्सन का अलग अलग फॉर्म होता है, ठीक है। वो पूरा का पूरा सर्कुलर इसके साइड में जाके भी आप देख सकते हो, CBDT, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसका साइड में तो आपको अभी दिखा सकता हूँ, ये साइड में जाके भी आपको अगर और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप ज्यादा जानकारी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम इज देयर, बट दिस इज द वेरी प्रैक्टिकल मैटर। CBDT इज अ वेरी मतलब फेमस अथॉरिटी इन इंडिया, जिसके कारण गवर्नमेंट चलता है, ठीक है। तो CBDT बताता है इनकम टैक्स, ये देखो दिख रहा है, incometaxindia.government.in, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। इसी के कारण पूरा का पूरा खेल चलता है, ठीक है। तो आप लोग और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ जाके जानकारी ले सकते हो। फिलहाल मैं बेसिक में तो इतना ही बताऊंगा, ओके। अच्छा, द एक्ट हैज प्रिस्क्राइब ड्यू डेट्स। ये हर एक का रिटर्न फाइल करने का एक ड्यू डेट होता है। ड्यू डेट का डिटेल्स में बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना जानो, द एक्ट हैज प्रिस्क्राइब ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग रिटर्न।
All companies and firms had mandatorily filed their return of income before the due date. Individuals HUF के लिए रिटर्न फाइलिंग करने का भी डेट है विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एंड एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54A. ये सब जब डिटेल्स ऑफ चैप्टर में जाएंगे आपको बताऊंगा, अभी इसका जरूरत तो है नहीं. ओके सर, वाइटल एरिया में और वाइटल एरिया में जा रहे हैं. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे देखना. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में जैसे कि पर्सन कौन है पता तो चल गया, एसएससी कौन है पता चल गया. ये देखो, पर्सन जान चुके, एसएससी जान चुके. इनकम जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकम टैक्स में अगर इनकम ही नहीं जाने तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा. जो भी हो, इनकम तो जानना ही है. इनकम का बहुत बड़ा डेफिनेशन है. तो जो भी हो, एसएससी 2.7 में बताया गया. हाँ, एसएससी के बारे में बताया गया 2.7 में, 2 सबसेक्शन 7. आई ऑलरेडी डिस्कस्ड. असेसमेंट 2 सबसेक्शन 8. I already discussed. पर्सन 231 काफी चर्चा हुआ है लास्ट क्लास में. यहाँ पूरा पूरा गोल गोल बना हुआ है. ये देखो, एकदम पूरा इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फार्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, पूरा बोल के रखा. मैं हर एक के बारे में बोला था, एक्सेप्ट कंपनी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना बाकी है. अच्छा, लास्ट क्लास में मैं हिंदू लॉ के बारे में भी बात किया था, याद है? ठीक है. कोई को लग रहा था हिंदू मुस्लिम कर रहा है, एकदम हिंदू मुस्लिम नहीं था. दाया भागा स्कूल, मितक्सकरा स्कूल वेस्ट बंगाल आसाम में चलता है. रेस्ट ऑफ इंडिया एंड आसाम में रेस्ट ऑफ इंडिया में चलता है, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड आसाम में. चर्चा किया हुआ है. मितक्सकरा स्कूल ऑफ लॉ में क्या होता है एंड दाया भागा स्कूल ऑफ लॉ में क्या होता है. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पैटर्न इनकम टैक्स के लिए. सोशल लॉ है, ठीक है, वाइटल है, याद रखना. MCQ पैटर्न है ये. ओके, दाया भागा. अच्छा, कंपनी 2 तरह का होता है. कंपनी बेसिकली 2 तरह का होता है. एक होता है डोमेस्टिक कंपनी और एक होता है फॉरेन कंपनी. ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो इंडियन कंपनी है. डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या? ठीक है, क्लासेस ऑफ कंपनीज में 222A, ठीक है, इट्स अ न्यू सेक्शन. इट्स अ न्यू सेक्शन एज पर कंपनीज एक्ट 2013. अगर किसी के पास मेरा 2-3 साल पुराना नोट्स है तो वो मत देखना, ये न्यू नोट देखना. 222A एज पर कंपनीज एक्ट 2013. डोमेस्टिक कंपनी सेक्शन 222A. It means an Indian company or any other company which in respect of the income liable to pay tax has made the prescribed arrangement for the declaration and payment of dividend. डोमेस्टिक कंपनी का मतलब वही बताया गया इनकम टैक्स में. इंडियन कंपनी के बारे में बोला सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में. ठीक है, इंडियन कंपनी मतलब जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है. ठीक है, रजिस्टर्ड. ये देखो यहाँ पर बहुत इजीली बोला, 2 conditions should be satisfied so that a company can be regarded as Indian company. मतलब कोई भी कंपनी को इंडियन कंपनी बोलने से पहले क्या कंडीशंस है? फर्स्ट, ध्यान में रखना, ऐसे ही इंडियन कंपनी नहीं बोलेंगे. बोलने से पहले सोचा करना कि कौन है इंडियन कंपनी और कौन है फॉरेन कंपनी. द कंपनी शुड हैव बीन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. ठीक है, वो कंपनी 56 हिसाब से 56 कंपनीज एक्ट के हिसाब से इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए. एंड द रजिस्टर्ड ऑफिस और द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी शुड बी इन इंडिया. मतलब उस कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, मतलब जो बेसिकली उसका हेडक्वार्टर है, वो इंडिया में होना चाहिए. द एक्सप्रेशन इंडियन कंपनी ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग. और भी कुछ बोला, लाइक कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कुछ खेल है. एक बार 2 मिनट देख लेते हैं. Corporations established by or under the central or state or provisional act like financial corporation or state road transportation corporations, ये लोग भी इंडिया में आ जाते हैं. An institution or association or body which is declared by the board be a company under section 217, उसके तहत भी आ जाते हैं. तो इस तरह से इंडियन कंपनी. अच्छा, एक केस यहाँ देख लो. इन द केस ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, a company formed and registered under any law for the time being in force in that state. ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर में भी कोई कंपनी बनता है तो उसको भी इंडियन कंपनी कहेंगे. ठीक है, उसको भी इंडियन कंपनी कहेंगे. ये जम्मू कश्मीर को अलग से इसलिए कहा जाता है, यू ऑल नो इट, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतना दिन तक इंडिया का फुल कंट्रोल नहीं था. इंडिया का बस मिलिट्री कंट्रोल था एज पर सेक्शन 370. ठीक है, एज पर सेक्शन 370 जम्मू कश्मीर में इंडिया का कंट्रोलिंग चल रहा था. ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ झमेला हुआ था, फिर यूनाइटेड नेशंस आया था, फिर एक इस तरह का प्रोटोकॉल बना के उस टाइम पे कश्मीर को मतलब लेने में मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रेशर भी था. लेकिन अभी इंडिया ने क्या किया, ये सेक्शन 370 को रिवोक कर दिया.
ठीक है, और रिवोक करने के बाद अभी तो ये पार्ट एकदम नॉर्मल हो गया कि कश्मीर में ऑलरेडी 1000 लोगों को, ठीक है, ऑलरेडी 1000 लोगों को, मतलब जो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया से है उनको कश्मीर में घर लेने का और जॉब वगैरह करने का मौका भी मिला। उसमें एक IAS ऑफिसर है, ठीक है, एक IAS या IPS ऑफिसर है फ्रॉम बिहार, उनको फर्स्ट रेसिडेंशियल से मिला है, जो कश्मीर का नहीं है, लेकिन अभी कश्मीर में जैसे बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में हम लोग कहीं भी जाके रह सकते हैं ना, कश्मीर में ये वाला सिस्टम नहीं था, तो वो सिस्टम अभी कश्मीर से हटाया जा रहा है। अच्छा, कुछ यूनियन टेरिटरीज है, इन केस ऑफ एनी ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा नगर हवेली, ठीक है। देखो जियोग्राफी का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, हाँ, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल जियोग्राफी का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। अब ये कोई पूछना मत लो कि सर ये दादरा नगर हवेली कहाँ है, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। गोवा, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन इट फोर्स दैट यूनियन टेरिटरी, वो भी इंडियन कंपनी कहलाएगा। सारा का सारा बात लिख के रखा है कि इंडियन कंपनी का मतलब क्या है, एक बार गो थ्रू करना, इजी थिंग, लेकिन मेन दो कैरेक्टरिस्टिक पे हमेशा ध्यान देना। फॉरेन कंपनी किसको कहेंगे, इससे पूछता है एज पर इनकम टैक्स 223A में बोला है, फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी जो डोमेस्टिक नहीं है, विच इज नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी, जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वही फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी इंडियन कंपनी हो सकता है, एंड कंपनी व्हिच हैज मेड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड विद इन इंडिया आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। मतलब डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी, और वो कंपनी भी जो अपने इनकम इंडिया में करता है, डिविडेंड भी इंडिया में देता है और टैक्स भी इंडिया में देता है, वो इंडियन डोमेस्टिक कंपनी है। फॉरेन कंपनी मतलब ये कंपनी व्हिच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी में और भी कुछ पॉइंट्स है, मैं आगे चर्चा करूंगा। और क्या है फार्म, जो सेक्शन 2, फार्म मतलब पार्टनरशिप फार्म, ठीक है, फार्म मतलब पार्टनरशिप फार्म। पार्टनरशिप फार्म भी इंडिया में इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं ऑब्वियसली। फार्म में दो चीज याद रखना, अभी एक नया फार्म ऐड हो चुका है, पहले सिर्फ एक तरह का होता था जो एज पर 1932 पार्टनरशिप एक्ट हुआ करता था, अभी और एक एक्ट आ गया है LLP, जिसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008, ठीक है, LLP ये भी पार्टनरशिप है, तो इनका भी अलग टैक्स रेट है, टैक्स रेट में मैं चर्चा आगे करता हूँ, लेकिन ये भी आ जाता है। EOP BY I already discussed in the last class, so I can skip it now. लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में आप देख सकते हो, लोकल अथॉरिटी बेसिकली उनको कहेंगे म्यूनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स, अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये लोग भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के स्कैनर में रहते हैं, क्योंकि ये लोग भी इनकम करते हैं अच्छा खासा, ठीक है। लोकल अथॉरिटी एक नोट दिया है, ए लोकल अथॉरिटी इज टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ इट्स इनकम व्हिच अराइजेस फ्रॉम एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट insofar as that income does not arise from the supply of a commodity or service within its own jurisdictional area. However, income arising from the supply of water and electricity even outside the local authority own jurisdictional area is exempt from tax. ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट थोड़ा खासा पॉइंट है, आई होप समझ में आया, नहीं आया तो फिर से बताता हूँ। ये जो लोकल अथॉरिटी है ना, लोकल अथॉरिटी मतलब कौन, लोकल अथॉरिटी मतलब आप लोग रहते हो कहीं ना कहीं, कोई पंचायत में रहते हो, कोई म्यूनिसिपल एरिया में रहते हो, कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड में रहते हो, ठीक है, तो अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आप लोग कहीं ना कहीं रहते हो, हर कोई। तो ये जो भी लोकल बॉडी है आपका, म्यूनिसिपल बॉडी, कमिटी, डिस्ट्रिक्ट, इनका अपना इनकम भी हो सकता है, ठीक है। बोल रहा है कि द टर्म मींस एंटाइटल्ड और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ ए म्यूनिसिपल और लोकल फंड। अब इनका इनकम क्या है, बोलता है लोकल अथॉरिटी इज टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ इट्स इनकम व्हिच अराइजेस फ्रॉम एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट। मतलब अगर कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस कोई बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, in so far as that income does not arise from the supply of a commodity or service within its own jurisdictional area। अगर वो अपने ही एरिया में कुछ सप्लाई कर रहा है कमोडिटी या सर्विस, वहां से अगर इनकम अराइज हो रहा है तो वो इनकम नहीं, ठीक है। However, income arising from the supply of water and electricity even outside the local authority's own jurisdictional area, तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो अगर कोई इनकम उसके एरिया से जनरेट हो रहा है तो वो नहीं, लेकिन अगर कहीं बाहर से हो रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई म्यूनिसिपैलिटी कर रहा है, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ठीक है। इनकम हो रहा है लेकिन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा लोकल अथॉरिटी को। और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में मैं पहले भी बोला था, दिस कैटेगरी कुड कवर एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग अंडर एनी अदर हेड। अगर वो किसी भी अगला हेड में, मतलब और भी जो 7 तरह का हेड मैंने बताया, अगर वो 7 हेड में कहीं नहीं है, वो 8 नंबर हेड में आ जाएगा, दैट इज
आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उसमें क्या है, एन आइडल और डीटी। डीटी और आइडल मतलब आप समझ सकते हो, बेसिकली भगवान जी का बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आइडल और डीटी वुड बी एसेसिबल इन द स्टेटस ऑफ एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। तो इनका भी कैलकुलेशन गवर्नमेंट करता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा इंडिया में बहुत फेमस कुछ मंदिर है, लाइक तिरुपति बालाजी इन आंध्र प्रदेश, वैष्णो देवी, ये भी बहुत इनकम करता है। वैष्णो देवी में मैं देखा था, इनका एक डोनेशन का एक घर था, बाप रे बाप, पैसा का क्या बंडल, बाप रे, चोरी करने का मन था जो भी हो, वैष्णो देवी। तो ये इस तरह का साउंड नहीं आ रहा है, साउंड कट हो रहा है, बोलो। अरे कुछ नहीं सर, मंदिर का नाम बताया, सिद्धिविनायक साईं बाबा। हाँ, मैं समझ गया। तेरा आवाज आज बहुत कट करके आ रहा है। ओके, ठीक है, ये तो क्लैरिटी आ गया। सर बहुत हो गया इधर उधर, अब ये तो बताओ इनकम क्या है। इनकम टैक्स में इनकम क्या है यही नहीं बताओगे तो इनकम टैक्स पढ़ना ही नहीं है। इनकम टैक्स में 23 टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में बात किया गया। 23 टाइप्स, कैन यू इमेजिन? एक आध होता तो समझ में आ जाता। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में बोला, ठीक है, और डेफिनेशन दिया। द डेफिनेशन ऑफ इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 begins with the words income includes, therefore it is an inclusive definition and not an exhaustive। मतलब जितना बोला गया उतना ही है, इससे बाहर किसी भी चीज को इनकम टैक्स इनकम नहीं मानता है, ठीक है। इनकम इंक्लूड्स, दैट मीन्स जो भी बोला है वही इनकम है, उसके बाहर अगर इनकम कोई जनरेट करता है उसको टैक्स देने का जरूरत नहीं है, अगर आप ढूंढ के निकाल पाओ तो देखो, अगर आप ढूंढ सकते हो, इस डेफिनेशन गवर्नमेंट दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर उससे बाहर कोई भी इनकम करके आप इनकम कर सकते हो तो करके दिखा दो, तो सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगा। खुला चैलेंज है सरकार का, ओपन चैलेंज। किसी का अनम्यूट नहीं है, थोड़ा म्यूट कर लो, अनम्यूट हो गया। Section 224 of the Act gives a statutory definitions. At present, the following items of receipts are specifically includes in income. देखो, profits and gains, dividends, ठीक है। बिजनेस में प्रॉफिट गेन ऑब्वियसली इनकम है, डिविडेंड अगर किसी को मिल रहा है वो भी इनकम है। ओके सर, ये तो नॉर्मल बात है। वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, एक मिनट वेट, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ए ट्रस्ट, ठीक है। कोई ट्रस्ट को अगर कोई वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है या इंस्टीट्यूशंस को, क्रिएटेड होली और पार्टली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस और बाय सर्टेन रिसर्च एसोसिएशन और यूनिवर्सिटीज एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स एंड अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एन इलेक्टोरल ट्रस्ट, इसको जो भी वॉलेंटरीली अगर कोई किसी को दे रहा है ना, वो भी उसका इनकम है। द वैल्यू ऑफ एनी परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ठीक है। दैट मीन्स अगर किसी को सैलरी आप दे रहे हो लेकिन सिर्फ सैलरी से काम नहीं बन रहा है, ठीक है, ओनली सैलरी इज नॉट एनफ फॉर दैट पर्सन। कोई ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ सैलरी नहीं, रहने के लिए घर दे रहा है, ठीक है, इसको हम लोग सैलरी में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। रहने के लिए हाउस प्रॉपर्टी दे रहा है, कोई ना कोई घर रहने के लिए दे रहा है, जिसको हम लोग RFA कहते हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशन, इस तरह का कुछ ना कुछ। या फिर बाइक दे रहा है, मोटर बाइक, ठीक है, बाइक दे रहा है, कार दे रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, पार्क्विजिट्स है, मतलब जो बेनिफिट आपको मिल रहा है लेकिन वो भी सैलरी जैसा ही है ना, तो वही बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एनी पार्क्विजिट्स, उसको क्या कहते हैं, पार्क्स, शॉर्ट में कहते हैं पार्क्स, पूरा नाम है पार्क्विजिट। सैलरी चैप्टर में डिटेल्स चर्चा होगा, अभी आइडिया ले लो। द वैल्यू ऑफ एनी पार्क्विजिट्स ऑन प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर द सेक्शन 17, सेक्शन 17 में बोला, एनी स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट अदर देन द पार्क्विजिट इंक्लूडेड अबव specifically granted to the assessee to meet expense wholly, necessarily and exclusively for the performance of the duties of an office or employment of profit. Allowance का मतलब there is a little bit difference between the allowance and perquisites. थोड़ा डिफरेंस है, पार्क्स और अलाउंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों सैलरी का पार्ट होता है, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, बाद में मत पूछा ना, ठीक है, बाद में मत पूछना कि सर अलाउंस और पार्क्विजिट्स में डिफरेंस बता दो। अलाउंस और पार्क्विजिट में एक थोड़ा सा थीन लाइन है। पार्क्विजिट्स जो है ये नॉर्मली टैक्सेबल होता है मैक्सिमम केस में, अलाउंस इज नॉट ऑलवेज टैक्सेबल, कुछ अलाउंस है टैक्सेबल है बट ऑलवेज नॉट टैक्सेबल होता। स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट अदर देन अ पार्क्विजिट्स included above
specifically granted to the assessee to meet expense wholly necessarily and exclusively for the performance of the duty, मतलब अपना ड्यूटी को निभाने के लिए, ठीक है, अगर किसी को कुछ मिल रहा है, जैसे मैं बताता हूँ, एजुकेशन अलाउंसेस बच्चा लोगों को मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, अलग अलग टाइप का है। आप जहां भी जॉब कर रहे हो, नॉर्मली टाटा ऐसा फैसिलिटीज देता है। टाटा चाहते हैं कि वो जहां उसका एम्प्लॉय जहां जॉब करेगा वहां पर उसका फैमिली भी रह पाए, और फैमिली में बच्चा लोग रहते हैं, उनका एजुकेशन रहेगा, तो सबके लिए अलाउंस देता है ऐसा कंपनी। टाटा भी देता है, रिलायंस भी देता है, ठीक है। तो वो जो अलाउंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपना ड्यूटी प्रॉपर्ली निभा पाए, तो ये भी सैलरी का पार्ट है, क्योंकि उसके लिए भी तो एक खर्चा हो रहा है, तो इनकम टैक्स के हिसाब से वो भी इनकम टैक्स का पार्ट है, ठीक है। डिटेल्स चर्चा सैलरी में होगा, ठीक है, अभी तो बस आइडिया दे रहा हूँ। Any allowance granted to the assessee to meet his personal expense at the place where the duties of his office or unemployment, ये भी allowance का एक एडवांस पार्ट है। ओके, अच्छा, perquisites के बारे में 7 नंबर में और फिर से बोला, the value of any benefit or perquisites whether convertible into money or not, मतलब जो perquisites आपको मिल रहा है सैलरी के साथ, वो अगर आप मनी में कन्वर्ट ना भी कर पाओ तो उसको भी गवर्नमेंट इनकम में चुन लेगा। फिर 8 नंबर में द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी होना चाहिए, पॉइंट फिर से आ गया, छोड़ो। डीम्ड प्रॉफिट, कुछ बिजनेस में प्रॉफिट डायरेक्टली होता नहीं है लेकिन उसको मान लिया जाता है। डीम्ड का मतलब होता है लो मान लिया हमने, ठीक है। डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स सेक्शन 41 और सेक्शन 59, ठीक है। डिटेल्स चर्चा करेंगे बीपी में। बिजनेस एंड प्रोफेशंस में कुछ प्रॉफिट ऐसा भी होता है जिसको हम लोग मान लेते हैं, एक्चुअल में होता नहीं है हमेशा, बट मान लेते हैं, वो भी इनकम माना जाएगा। प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस एंड प्रोफेशन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 28, एनी कैपिटल गेन चार्जेबल अंडर सेक्शन 45। कैपिटल गेन में चर्चा करेंगे। कैपिटल गेन मतलब अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और वो कैपिटल एसेट सेल करके आपको कुछ गेन हो रहा है, ठीक है। कैपिटल एसेट लाइक आपके पास एक लैंड है, कोई बिल्डिंग है, उसको बेच के आपका अगर इनकम हो रहा है तो आपका क्या है, कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन भी इनकम है। द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी इंश्योरेंस बिजनेस, ध्यान से देखना, कुछ हटके पॉइंट आ रहा है, ठीक है, कुछ स्पेशल पॉइंट्स आ रहा है अभी। द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम एनी इंश्योरेंस बिजनेस कैरिड ऑन बाय म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी और बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी सरप्लस taken to be such profits and gains by virtue of the provisions contained in the first schedule to the act, ठीक है। अगर इंश्योरेंस कंपनी किसी से कुछ इंश्योरेंस बना के वहां से कुछ प्रॉफिट या इनकम कर रहा है तो वो भी इनकम में आता है। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बैंकिंग बिजनेस, ठीक है। इंश्योरेंस बिजनेस से अभी आ गए हम लोग बैंकिंग बिजनेस पे। बैंक में क्या करते हैं, बैंक हमसे डिपॉजिट लेता है ना, फिर दूसरे को लोन देता है, तो वो भी बोला है द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बैंकिंग बिजनेस इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज कैरिड ऑन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज विद इट्स मेंबर्स, ठीक है। जैसे कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं ना, इसीलिए अलग से कोऑपरेटिव के बारे में भी बोल के रखना पड़ा। अच्छा, एक सवाल है, सर इनकम होगा तो देखा जाएगा, इतना डेफिनेशन पढ़ के क्या होगा मन में सवाल आ रहा होगा कि जब इनकम होगा देखा जाएगा। नहीं, एक्चुअली दीज आर प्रोविजंस, ठीक है, कि क्या इनकम है और क्या नहीं है। अगर पहले से बता के नहीं रखेंगे ना, फिर कोई बोलेगा भाई मेरा वाला तो प्रोविजंस पे है नहीं, गवर्नमेंट को बोलेगा, तो फिर मैं टैक्स नहीं दूंगा। मेरा वाला इनकम प्रोविजंस पे है नहीं, मतलब मानो किसी ने बैंकिंग बिजनेस या कोऑपरेटिव बैंक बना के बैठ गए, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक मतलब बेसिकली जैसे मानो कि आप लोग जितना जन अभी यहाँ पर क्लास कर रहे हो, वो लोग सबको मिलके एक कोऑपरेट करके सबको थोड़ा थोड़ा करके फंड जमा किए, ठीक है। सपोज अगर आप लोग अभी एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, अगर करेंटली आप लोग 15 जन हो, 15 जन मिलके 1 लाख करके जमा किया, 15 into 1 लाख करके, आपके पास एक 15 लाख का कॉर्पस हो गया। 15 लाख का कॉर्पस मतलब कैपिटल। 15 लाख का कॉर्पस का मतलब होता है कैपिटल। अब ही 15 लाख में से मानो कि मेरे को चाहिए लोन, ठीक है, आई नीड ए लोन, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि भाई आप लोग का कोऑपरेटिव है ना, तो आप लोग एक काम करो, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव है, आप लोगों के कोऑपरेटिव से मेरे को 5 लाख का लोन दोगे, ठीक है। तो आई नीड ए लोन, और आप लोगों ने मुझे क्या किया, 5 लाख का लोन प्रोवाइड किया, ठीक है। अब 5 लाख के लोन से आप मेरे से 18% का इंटरेस्ट मांग रहे हो, ऐसा ही होता है, ठीक है। थोड़ा मतलब इस तरह का एग्जाम्पल 18%, तो 5 लाख का 18% करो, 5 लाख का 18% करो, कितना इनकम कर रहे हो आप लोग, देखो 90,000, ठीक है, 90,000, 90,000, ठीक है। आप लोगों ने 5 लाख का लोन दिया मेरे को, 90,000 का प्रॉफिट करके निकाल रहे हो, ठीक है। 90,000 आपका क्या हो गया, इनकम। अब ये आप लोग किस तरह से अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे 15% के बीच में, ठीक है, वो आप लोग देख लो, आप लोगों का क्या डीलिंग्स और एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन इनकम तो आपका हो रहा है ना। अब कोई मान रहे कि कोई बोल रहा है कि
बैंक में हम लोग बैंकिंग इनकम के लिए, मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि डेफिनेशंस में क्यों लिखा जाता है प्रोविजंस को, बैंकिंग इनकम पे टैक्स बोला था गवर्नमेंट ने, ठीक है, बैंकिंग बिजनेस का जो इनकम है उसके लिए टैक्स बोला था, कोऑपरेटिव बैंकिंग के लिए नहीं बोला था। मतलब अगर ये लोग, मतलब गवर्नमेंट अगर बाई चांस कोऑपरेटिव वाला वर्ड मिस कर देता तो इसी का मजा ले लेता सब कोई, ठीक है। मतलब आज भी इसी तरह का अगर डिपार्टमेंट का थोड़ा भी चूक होता है ना, उसी का फायदा लेने के लिए पब्लिक बैठा हुआ है, ठीक है। इसीलिए मतलब ये लोग हमेशा कोशिश करता रहता है, मतलब अलग अलग इसको कहते हैं, अगर हम लोग इसको डिजिटल मार्केटिंग वर्ड से बोले ना, इसको कहते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। अलग अलग वर्ड्स ढूंढते रहते हैं कि क्या पता कौन सा वर्ड से क्या इनकम बना देगा, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत चलता है ये वर्ड, ठीक है, कीवर्ड्स, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो और भी बोला, अगर कोई विनिंग कर रहा है, लॉटरी कर रहा है, क्रॉसवर्ड पजल खेल रहा है, ये सब अदर सोर्स का इनकम है, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से और भी है प्रोविडेंट फंड इनकम, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इनकम, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई स्पेशल पर्सन के लिए कोई इंश्योरेंस करके रखा जाता है ना, जो कंपनी के लिए अनमोल रतन है, उसका जो इंश्योरेंस किया जा रहा है वो भी इनकम में माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से काफी सारा डिटेल्स है, एक बार गो थ्रू करना, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा। और ये जो भी सारा का सारा डिटेल्स है आप लोगों में डिटेल्स चैप्टर वाइज तो ऑब्वियसली बताऊंगा, लेकिन जैसे यहाँ पर देखो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब जो दुकान में स्टॉक रहता है ना उसको कहते हैं इन्वेंट्री। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट, मतलब एक स्टॉक था आपका, जो स्टॉक अभी पहले आपकी दुकान में था, पहले आपके शॉप में था, आपका मानो कि फर्नीचर का बिजनेस था। तो अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस था तो फर्नीचर बिजनेस में कुछ ना कुछ फर्नीचर तो आपका रहेगा शॉप में, लेकिन आपका सेल नहीं हुआ या फिर कुछ भी, आप क्या किए अपने होम पे लेके आ गए अपने घर के अंदर। वो फर्नीचर इतना दिन आपका क्या था, स्टॉक था, मतलब बिजनेस का स्टॉक, ठीक है, करेंट एसेट्स था, इस पर अकाउंट्स में बोले तो करेंट एसेट्स था। अभी जैसे घर पे आ गया, ये क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट हो गया आपका घर का, ठीक है। तो ये जैसे आपका घर का फिक्स एसेट हो गया, इसको हम लोग कैपिटल एसेट कहेंगे। तो ये भी थोड़ा सा जो चेंजेस हुआ ना, तो इसको भी इनकम में कैलकुलेट किया जाता है कि आप अपना स्टॉक को कैपिटल एसेट में चेंज कर दिए, तो इसको भी हिसाब इनकम टैक्स में रखना पड़ता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, करोड़ों इनकम इधर से उधर कर देता है और पता ही नहीं चलता कि कहाँ से इनकम हुआ और कहाँ से निकल के चला गया, और फिर सरकार को कुछ नहीं मिलता तो उसको चिंता में आ जाता है, ठीक है। 28 सबसेक्शन 4A में बताया, कैपिटल गेन में जरूर डिटेल्स में बताऊंगा। एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स as exceeds the fair market value of shares, शेयर मार्केट में जब शेयर इशू होता है ना उसके लिए भी सेक्शन 56(2) सबसेक्शन 7B में बोला है, तो वो भी इनकम के अंदर लाया जाता है। अभी आप लोगों को क्या बता रहा हूं मैं, सब थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं इनकम का, डिटेल्स चर्चा तो चैप्टर के अंदर होगा, चिंता का विषय नहीं है, बट रफ आइडिया ले लो, और जिनके लिए जिसका हुआ है वो लोग रिविजन्स कर लो। एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एडवांस इफ सच इज फॉरफिटेड कंसिक्वेंट, जैसे होता है ना अगर कोई शेयर्स वगैरह में कुछ पैसा देते हैं, ठीक है, जैसे मानो आप लोग अगर बचपन में कंपनी अकाउंट्स किए थे तो आपको याद होगा, याद दिलाने के बता रहा हूँ, कंपनी अकाउंट्स नहीं कराने का मन है मुझे, ये तो मैम कराते हैं। कंपनी अकाउंट्स में आप लोग बचपन में 11 12th क्लास में आई थिंक स्टार्ट किए होंगे। फेस वैल्यू है शेयर का 12 रुपीज, ठीक है, एप्लीकेशन में जमा किए 3 रुपया, अलॉटमेंट में जमा किए 4 रुपया, फाइनल फर्स्ट कॉल में 2 रुपया, और लास्ट फाइनल कॉल में ना कुछ बाकी था आपने दिया नहीं, 4 4 6 3 9, अभी भी 3 बाकी है। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर आप ये 3 रुपया देने में नाकामयाब रहे, मतलब यू आर फेल टू पे द फाइनल कॉल, तो क्या करता है वो आपका अमाउंट क्या कर देता है, फॉरफिट कर लेता है ना। फिर वो फॉरफिटेड शेयर को फिर से री इशू करता है डिस्काउंट में, ऐसा करके आप लोग जर्नल एंट्री करते थे। तो वो भी यहाँ पर इनकम का पार्ट है, वो फॉरफिट जो हो गया ना वो पैसा तो कंपनी के लिए इनकम है, ठीक है, तो वो भी इनकम में अलग से बोला गया है 56(2) सबसेक्शन 9 के तहत। तो जितना सारा इनकम हो सकता है सारा का सारा मैटर में डिस्कशंस किया है। एनी सम प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है, ये गिफ्ट के अंदर बोला जाता है, विदाउट एन इनएडिक्वेट मतलब गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट कोई करता है ना किसी को तो वो भी इनकम है,
ठीक है, तो वो भी देखा जाता है। यहाँ पर और एक चीज देखो, ये वाला असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी और ग्रांट और कैश इंसेंटिव और ड्यूटी ड्रॉबैक और वेवर ऑफ कंसेशन और रिम्बर्समेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्या होता है ये सब? अगर कोई गवर्नमेंट किसी को बिजनेस करने के लिए कोई सब्सिडी देता है, जैसे एलपीजी में सब्सिडी चलता है ना, ऐसा बिजनेस करने के लिए भी सब्सिडी देता है कि वो पैसा सरकार चुकता करेगा। सपोज जैसे एक मार्केट में एक प्रोजेक्ट आया था, आप लोग अगर मार्केट में थोड़ा खबर रखते हो, एक बस चल रहा है, अभी भी चलता है, कोलकाता में भी आया था, दिल्ली में भी चलता है, एक एसी बस चला था, एसी बस वॉल्वो एयरपोर्ट से मैक्सिमम कम्युनिकेशंस करता है। प्रोजेक्ट का नाम है MGNREGA, कुछ ऐसा पॉइंट है, महात्मा गांधी नेशनल सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल दिया, ये तो ये रूरल का है, ये नहीं सॉरी, JNNURM प्रोजेक्ट का नाम है। अभी भी बस में, बहुत सारा बस में आप अभी भी देखोगे JNNURM ऐसा कुछ करके एक प्रोजेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन मैनेजमेंट ऐसा कुछ एक एक्ट आया था, उसके तहत एक ये जो बस चल रहा था ना, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 30% सब्सिडी, स्टेट गवर्नमेंट का 20% सब्सिडी और बाकी जो 50%, मतलब वो बस का दाम होता है 30 लाख के आसपास, तो 30 लाख का अगर बस है तो 50% दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके, और बाकी 50% मतलब बाकी 15 लाख वो अपने से जमा करेगा। ठीक है, तो ये बाकी जो 15 लाख मतलब जो ओन कैपिटल है वो तो उसका है ही, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दिया वो तो इसका इनकम जैसा ही हो गया ना, तो इसको भी इनकम पे अलग से देखना पड़ता है, तो उसका भी इनकम टैक्स अलग से हिसाब रखता है। समझ में आ रहा है? हेलो, आप लोग हो या सो गए? हाँ सर। হ্যাঁ দাদা আছি সবাই। यस सर। मैं तब से एक एक करके बोले जा रहा हूँ रेलगाड़ी की तरह। आप लोगों को समझ आ रहा है ना? हाँ सर। হ্যাঁ দাদা বোঝা যাচ্ছে। However, yes, sir. subsidy और বুঝছি। ओके ठीक আছে, म्यूट कर। However, subsidy or grant or reimbursement which has been taken into account for determination of the actual cost of the depreciable asset according with the explanation 1043(1), इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। ठीक है, बेसिकली ये भी इनकम का पार्ट है। ठीक है, तो कितना सारा इनकम हो सकता है आपको एक आइडिया मिला। देखो, इनकम का जो डेफिनेशन है उसमें 23 पॉइंट्स है, और एक एक पॉइंट भी बहुत वाइटल है क्योंकि सबसे एमसीक्यू पूछ सकता है, तो प्लीज एक बार गो थ्रू करना। 23 पॉइंट कवर किया गया है एमसीक्यू, मतलब इनकम टैक्स के डेफिनेशंस में। व्हाट इज इनकम? ठीक है, इनकम बोलते हुए 23 पॉइंट, तो एकदम नजरअंदाज नहीं करना है। ओके सर, और भी कुछ बातें बोलो ना। हाँ, बहुत सारा बातें करना है। सुनो सुनो सुनो, सुनाओ, लाइव जमाओ, बोर नहीं होना है। मैं रेडियो मिर्ची तो नहीं हूँ, बट इनकम टैक्स मिर्ची हूँ। सुनो ध्यान से। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम में देखो, रेगुलर रिसिप्ट वर्सेस कैजुअल रिसिप्ट, वाइटल पॉइंट्स है कि रेगुलर रिसिप्ट किसको कहेंगे और कैजुअल रिसिप्ट किसको कहेंगे। इनकम प्लीज ध्यान देना। ठीक है, अभी थोड़ा और इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब और इंटरेस्टिंग बहुत सारा पॉइंट आपको समझ में आएगा। प्रीतम, ऋषभ, आप लोग सुन रहे हो? प्रीतम, हाँ ऋषभ, प्रीतम सुनते बच्चे? आवाज नहीं है, छोड़ो। Income in general means a periodic monetary return which accrues or is expected to accrue regularly। मतलब बेसिकली रेगुलर रिसीप्ट का मतलब क्या है? जो आप एक रेगुलर इंटरवल में लेते हो। ठीक है, या तो आपका मंथली इनकम है या तो आपका वीकली इनकम है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर इनकम। However, under the Income Tax Act 1961, even certain casual receipts, कभी कभी कोई ना अचानक से कैजुअली कुछ पैसा ले कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। कैजुअल मतलब जो उसका रेगुलर नहीं होता वही उसको कैजुअल बोलते हैं। जैसे आप लोगों को बता दूं, जैसे जो लोग बीकॉम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, अगर बाई चांस किसी का कुछ सप्ली लग जाता है, ठीक है, अगर बाई चांस किसी का कुछ सप्ली लग जाता है, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, नॉट टू डिमोटिवेट एनीवन। ठीक है, ओनली टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट यू इजीली। अगर किसी का कोई भी सब्जेक्ट में सप्ली लगता है और आप मानो कि आपका 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन हो जाता है,
ठीक है। आफ्टर दैट आप अगर फॉर्म फिलअप करते हो ना इंस्टीट्यूट मतलब अपने यूनिवर्सिटी में जाके, तो आपको ना एक कैजुअल कैंडिडेट माना जाएगा। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट रेगुलर नाउ, आपका 3 इयर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप अगर एग्जाम देने आते हो तो ये आपका रेगुलर हैबिट नहीं है या रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट रेगुलर इन योर कॉलेज, ठीक है। आपका कंप्लीट हो चुका है टाइम पीरियड, अभी आपने कुछ पेपर में आपका सप्लीमेंट्री लग के रखा है, तो ऑब्वियसली आप अभी क्या बन जाओगे, आप अभी कैजुअल कैंडिडेट बन जाओगे, ठीक है। तो सिमिलर वे में आप रेगुलर इनकम जो आपका नहीं है, अचानक से आपका कुछ इनकम हो जाता है तो आपका कैजुअल रिसिप्ट है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको ना कैजुअल इनकम को भी इनकम के अंदर बहुत अच्छे तरह से समझते हैं, और इसीलिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अचानक से इनकम होता है ना लॉटरी से, जो आपका रेगुलर नहीं है, आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आके बोलता है ए भाई लॉटरी जीता टैक्स दे, बोले नहीं नहीं ये तो मेरा रोज का इनकम नहीं है, मेरे को मिला है मैं नहीं दूंगा, आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वो कैजुअल इनकम के तहत इनकम टैक्स आपसे ले सकता है। क्रॉसवर्ड पजल्स, ठीक है, आपने कहीं क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह खेला, आपको जीता, ठीक है, आप जीते, तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ध्यान से ये दोनों इनकम को अलग से डिफरेंस करके रखा, ठीक है, एक रेगुलर रिसिप्ट वर्सेस कैजुअल रिसिप्ट। आई होप कि समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड कैजुअल। है बहुत आसान चीज, लेकिन एग्जाम में जब अचानक पूछ देता है ना, अचानक आस्क कर लेता है, तो आप समझ में ये कैजुअल क्या है रेगुलर क्या है, ठीक है। तो एकदम आसमान से नहीं टपकना है और खजूर पे नहीं लटकना है। रेवेन्यू रिसिप्ट वर्सेस कैपिटल रिसिप्ट, ये तो अकाउंटिंग का खेल है। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड अकाउंटिंग कैपिटल रिसिप्ट अकाउंट्स का खेल है, यहाँ पर भी चलता है। इनकम नॉर्मली रेफर्स टू रेवेन्यू रिसिप्ट, इनकम का मतलब रेवेन्यू, ठीक है, ध्यान से सुनना। इनकम टैक्स में रेवेन्यू रिसिप्ट को ही इनकम माना जाता है। कैपिटल रिसिप्ट्स आर जनरली नॉट इंक्लूडेड विद इन द स्कोप ऑफ इनकम इन जनरल पैरालेंस। However, the Income Tax Act 1961 has specifically included certain capital receipt within the definition of income. For example, capital gain. Normally capital जो receipts है उसमें इनकम, उसको इनकम नहीं माना जाता, लेकिन कैपिटल गेन के ऊपर एक चैप्टर ही बना दिया, एक चैप्टर और सेक्शन भी बना दिया। तो कैपिटल रिसिप्ट को नॉर्मली इनकम नहीं माना जाता है, लेकिन कैपिटल गेन को स्पेसिफिकली इनकम बना दिया गवर्नमेंट बाद में, जब उनको लगा कि नहीं नहीं इसमें गवर्नमेंट को अच्छा खासा इनकम का सोर्स मिल गया। कैपिटल गेन इन द गेन ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट लाइक लैंड, ठीक है, आपका जमीन है, यू हैव ए लैंड, आपका जमीन है, आपका लैंड का अच्छा खासा वैल्यू है, सपोज कोई शहर में है, मुंबई में है, सेल करते हो तो 5 करोड़ रुपया मिला, तो गवर्नमेंट देखता है भाई ऐसा तो बहुत सारा लोग लैंड परचेस करके रखते हैं और बाद में सेल करते हैं, तो इतना पैसा मिल रहा है तो क्यों ना हमें भी थोड़ा दे दे, ठीक है। क्या देगा आपको? टैक्स। जमीन सेल करके जो सरकार के पास टैक्स पहुंचते हैं ना, उसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली कैपिटल रिसिप्ट को इनकम नहीं मानते, लेकिन जब इनको लगा कि नहीं कुछ तो इनकम है यहाँ पर भी, काफी अच्छा इनकम है, तो क्यों ना इसको टैक्स के अंदर लिया जाए, तो कैपिटल रिसिप्ट को भी कुछ मतलब हर एक को नहीं, थोड़ा बहुत कैपिटल को लिया, जिसमें कैपिटल गेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर ऐसा कुछ एग्जांपल दो ना जहां कैपिटल रिसिप्ट है फिर भी टैक्स नहीं लगता। ध्यान से देखना, ऐसा भी जगह है जहां कैपिटल रिसिप्ट है पर टैक्स नहीं लगता, ध्यान से देखना। अच्छा मैं बताता हूँ, आगे आगे बताता हूँ, सब आएगा। देखो कैपिटल गेन एक एक्सेप्शनल था। नॉर्मल कैपिटल रिसिप्ट इज नॉट टेकन एज ए इनकम इन इनकम टैक्स, बट जैसे ही कैपिटल गेन का खेल हो गया, मतलब आपके पास एक जमीन है, उसको सेल करके आपको कुछ मिल रहा है, आपके पास एक अच्छा प्रॉपर्टी है, उसको सेल करके आपको मिल रहा है, ठीक है। ऐसे तो कैपिटल गेन का चैप्टर में काफी अच्छा डिस्कशन होगा, लेकिन अभी आइडिया आपको मिला। नेक्स्ट पॉइंट इज नेट रिसिप्ट वर्सेस ग्रॉस रिसिप्ट। नेट रिसिप्ट वर्सेस ग्रॉस रिसिप्ट, ये क्या है? इनकम मीन्स, इनकम का मतलब क्या? नेट रिसिप्ट एंड नॉट ग्रॉस रिसिप्ट। इनकम का मतलब ही होता है नेट, नॉट ग्रॉस। Net receipts are arrived at after deducting the expenditure incurred in connection with the earning such receipts। मतलब जो भी रिसिप्ट्स है आपका, उससे जो भी आपको डिडक्ट करना है, और भी कुछ अगर आप डिडक्शन कर सकते हो, जैसे नॉर्मली डिडक्शंस में हम लोगों को पता है, एक जो लोग जानते हो, आपका ग्रॉस इनकम आया, टोटल इनकम कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, टोटल इनकम कैलकुलेशन कर रहे हो। टोटल इनकम कैलकुलेशन करने के टाइम पे जैसे कैसे होता है वही मैं बता रहा हूँ। टोटल इनकम कैलकुलेशन करने के टाइम पे आपका जीटीआई आया 15 लाख,
आपको लग रहा है कि आपको इसी में टैक्स पेमेंट करना है, जो भी आपका रेट है उसके हिसाब से, लेकिन फिर आपको डिडक्शंस का मौका मिलता है। डिडक्शंस एज पर चैप्टर 6A 80C to 80U, इसका एक बहुत बड़ा लिस्ट है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, जैसे कि LIC प्रीमियम भरता है कोई तो उसको मिलता है, ठीक है, LIC प्रीमियम भरता है तो उसको मिलता है। तो चलो एक 50,000 का आपने LIC भरा है तो आपको 50,000 का छूट, तो 15 लाख इनकम था, वहां से 50,000 का LIC प्रीमियम भरे हो तो आपको आपका इनकम कितना हो गया 14,50,000। मतलब इससे पहले आपको लग रहा था कि 15 लाख पे टैक्स देना है, लेकिन आपको डिडक्शन मिला तो कुछ डिडक्ट करने का मौका मिला, तो अभी आपका जो इनकम आया ना इसको क्या कहेंगे, नेट इनकम, इसको कहेंगे नेट इनकम। तो आई होप एक आइडिया मिल रहा है। बाकी 80C से 80U में और भी काफी डिडक्शंस है, उसके लिए एक अलग क्लास ही लगेगा जहां डिडक्शंस का चर्चा करेंगे। ओके, तो नेट रिसीप्ट वर्सेस ग्रॉस रिसीप्ट का एक आइडिया आपको मिला। ड्यू वर्सेस रिसीप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है एज पर इनकम टैक्स कॉन्सेप्ट, कि इनकम ड्यू बेसिस में हो रहा है या रिसीप्ट बेसिस में हो रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग अकाउंट्स करते हो ना, एक्रूड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सुने हो ये वाला वर्ड ना, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जहां कैश मिलने से हिसाब रखा जाता है वो कैश बेसिस है, और जहां कैश अभी तक दिया नहीं, देना है, उसके हिसाब से हिसाब रखा जाता है तो एक्रूअल बेसिस। सिमिलर वे में यहाँ पर भी ड्यू बेसिस एंड रिसीव बेसिस। ओके, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि टैक्स कब देना है, ठीक है। अगर रिसीव बेसिस में है तो रिसीव में होगा, इनकम इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू और ऑन रिसीप्ट। For computing income under the head profits and gains of business and professions and income from other source, the method of accounting regularly employed by the SEC should be considered, which can be either cash system or mercantile system. Mercantile मतलब accrual, mercantile का मतलब accrual, ठीक है। Some receipts are taxable only on the receipt basis, like income by way of interest, receipt on compensation or enhanced compensation, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट आपको मिलने से ही टैक्स होता है, ड्यू बेसिस में इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें याद रखना चाहिए, ड्यू वर्सेस रिसीप्ट। नेक्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल, ध्यान रखना, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल। सर आप लोग सांस तो ले पा रहे हो ना? मैं बहुत सारा पॉइंट डिस्कशंस कर रहा हूं, आप लोग ब्रीथ तो ले पा रहे हो ना? मोटा मोटी योगा कर, छोड़ो, डोंट डू योगा। कोई भी काम परफेक्ट करने से वही योगा कहलाते हैं, जानते हो? योगा का डेफिनेशन नहीं है, कोई भी काम में परफेक्शन, दैट इज योगा। बेसिकली कंसंट्रेशन, जो भी बोलो लगा लो कंसंट्रेशन। ओके छोड़ो, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, ध्यान दे हाँ। Students should carefully study the various items of receipts and included in the definition of income. Some of them, like capital gain, are not revenue receipt. Capital gain are not revenue receipt. However, since they have been included in the definition, they are chargeable as income under the Act. The concept of revenue and capital receipt is discussed here under. देखो कुछ vital points है. The Act contemplates the levy of tax on income and not on capital. The Act क्या कहते हैं? एक्ट कहता है contemplates the levy of tax on income and not on capital. एक्ट कहता है कि इनकम पे टैक्स लगाओ, कैपिटल पे नहीं, है ना? एक्ट तो वही है, कॉन्टेम्पलेशन आ गया, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स, तो फिर कैपिटल गेन पे टैक्स क्यों? क्योंकि इनकम एंड कैपिटल में तो फर्क है। आप लोग बचपन से बिजनेस का एकदम स्टार्टिंग ऑफ योर कॉमर्स जर्नी, अब लोग जब जर्नल एंट्री करना चालू किए थे, पहला जर्नल एंट्री कोई भी बच्चा करता है, आप लोग भी किए होंगे। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000, आप जर्नल एंट्री लगाते हो, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट 10,000, आपका पहला जर्नल एंट्री। अकाउंट्स नहीं सिखाऊंगा रे बाबा, बस
कैपिटल का मतलब सिखा रहा हूँ। ये जो कैपिटल है ये आप कहाँ शो करते हो बोलो तो? पीएल में तो नहीं दिखाते ना, बैलेंस शीट में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका जगह नहीं है, इसका जगह है बैलेंस शीट में। आपने जो बैलेंस शीट बनाया, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल को शो करते हो। क्यों लायबिलिटी में, उसमें चर्चा नहीं करना है अभी, ठीक है। मैं बस दिखा रहा हूं कि ये कैपिटल जो है ये आपका इनकम तो है नहीं भाई, है ना, इनकम तो है नहीं। अगर इनकम होता तो लायबिलिटी साइड में तो बिल्कुल ना दिखाते, क्योंकि बिजनेस को मैंने कैपिटल दिया। दिस इज व्हाई दिस इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी, इसलिए लायबिलिटी साइड में ट्रीट होता है, क्योंकि मैंने बिजनेस को बिजनेस करने के लिए मैं राम, यहाँ पर राम अपने ही बिजनेस को बिजनेस करने के लिए कैपिटल दिया, एंड नाउ दिस इज माय बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न बैक माय कैपिटल। राम ने बिजनेस को कैश दिया और ये अभी राम का बिजनेस का लायबिलिटी है कि वो अपना कैपिटल जो राम ने अपने बिजनेस को दिया वो उसको वापस करे। इसलिए बिजनेस के पर्सपेक्टिव में राम को अपना कैश वापस करके देना उसका लायबिलिटी है, बिकॉज बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है ना। राम अलग एंड राम्स बिजनेस अलग। तो ऑब्वियसली एक चीज तो क्लियर है, कैपिटल आपका इनकम नहीं है, ठीक है। कैपिटल इनकम करने का पहला जरिया है। वहीं पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। एक टैक्स एक्ट कहता है इनकम टैक्स, तो फिर कैपिटल पे टैक्स क्यों? लेकिन सरकार ने अपने फायदे के लिए कैपिटल गेन पे टैक्स लगाया, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको मजा आ रहा है। कैपिटल रिसिप्ट कैनॉट बी टैक्स्ड अनलेस दे फॉल विद इन द स्कोप ऑफ डेफिनेशन। मतलब पहले कैपिटल रिसिप्ट को कैनॉट बी टैक्स कर दिया, मतलब ये जो कैपिटल रिसिप्ट है आपके बिजनेस पे, ये जो 10,000 का कैपिटल रिसिप्ट आपके बिजनेस पे है ना, ये टैक्सेबल नहीं है, ये नॉन टैक्सेबल है। क्योंकि ये जो कैपिटल रिसिप्ट है ये आपके बिजनेस पे टैक्सेबल नहीं है। इसका मतलब अगर ऐसा होता ना तो हर एक बिजनेस अपने बिजनेस पे कैपिटल जमा करता और फिर सरकार बोलता गिव मी ए टैक्स। हेलो, समझ में आ रहा है पॉइंट? प्लीज बोलना। आप अपने बिजनेस पे कैपिटल जमा करते, क्योंकि कैपिटल गेन पे टैक्स है, तो बिजनेस कैपिटल रिसीव करता और फिर बिजनेस के पास जाके गवर्नमेंट बोलता कि गिव मी ए टैक्स, क्योंकि यू रिसीव्ड द कैपिटल। समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। है ना। तो टैक्स तो इनकम टैक्स है, लेकिन कैपिटल गेन जो है एसेट बेच के जो मिलता है तुम्हें उस पर टैक्स लगा रहा है। लेकिन ये जो बिजनेस पे आपने जो कैपिटल दिया ना ये नॉन टैक्सेबल है। लेकिन कैपिटल गेन जो डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है, कैपिटल गेन जो है जो डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड है उस पे सरकार अलग से टैक्स लगाया, ये एक्सेप्शन है। बट अगर आपको नॉर्मली पूछा जाए क्या कैपिटल रिसिप्ट टैक्सेबल है, आंसर इज नो। क्या कैपिटल रिसिप्ट टैक्सेबल है? आंसर इज नो। बट यस, इन द केस exceptions, in case of capital gain, when we sell any capital asset and we gain some capital gain, ठीक है, then only capital receipt will be taxable, but normally capital receipt is non taxable, ठीक है। Certain capital receipt have been specifically included in the definition: income or compensation for modification or termination of service, income by way of capital gain, etc. ठीक है। It is not possible to lay down any single test as infallible or any single criteria as decisive, final and universal in application to determine whether a particular receipt is capital or revenue in nature. Hence, the capital or revenue nature of the receipt must be determined with the reference to the fact and circumstances of each case. हर एक सिचुएशंस का अलग अलग फैक्ट होता है, उसी फैक्ट एंड सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करके रेवेन्यू एंड कैपिटल डिटरमाइन किया जा सकता है। पहले से डिनोट करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट बोला, फिक्स्ड कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल एंड सर्कुलेटिंग कैपिटल एज पर इनकम टैक्स, प्लीज ध्यान देना। A receipt referable to fixed capital would be a capital receipt, whereas a receipt referable to circulating capital would be a revenue receipt. Circulating capital का मतलब होता है, जो लोग फाइनेंस पढ़ते हो मेरे पास वो लोग इजीली समझ जाओगे, क्योंकि सर्कुलेटिंग कैपिटल का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। ये जो वर्किंग कैपिटल है ना बिजनेस का, जो डे टू डे बिजनेस पे लगता है, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी फाइनेंस पढ़ रहे हो और जो लोग अभी फ्यूचर में पढ़ोगे, ठीक है, जैसे सीएस एंड सीए चार्टर्ड में एंड सीएमए में ऑब्वियसली ग्रुप 2 का पार्ट है, सीएस में भी ग्रुप 2 का पार्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं उसका डिटेल्स बताता हूं।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बताता है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब आपका डे टू डे बिजनेस करने का पैसा, ये ऑब्वियसली टैक्सेबल है, ये ऑब्वियसली टैक्सेबल है। बट रिसिप्ट रेफरेबल टू सर्कुलेटिंग कैपिटल वुड बी रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि रेवेन्यू है, रेवेन्यू इन नेचर मतलब टैक्सेबल, बट कैपिटल इन नेचर मतलब नॉन टैक्सेबल। द फॉर्मर इज नॉट टैक्सेबल विद द लैटर इज टैक्सेबल। फॉर्मर मतलब क्या? कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज नॉट टैक्सेबल, बट लैटर मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट इज टैक्सेबल, ठीक है। Tangible and intangible asset which the owner keeps, tangible intangible I think you all know, that means fixed assets is a tangible जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, and goodwill, patent, copyright like things are intangible। इसमें मैं और क्या बताऊं? Tangible intangible the owner keeps in his possessions for making profits are in the nature of fixed capital, ठीक है। मतलब जो भी goodwill बिजनेस में रहता है, goodwill, patent, ठीक है, copyright, ये सब जो है ना, ये फिक्स नेचर का है, ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है। क्योंकि आपका अगर गुडविल आपने जनरेट किया ना, अगर आपने आपका गुडविल जनरेट किया तो गुडविल जनरेट आपका फिक्स नेचर है, ये एक दिन में नहीं हुआ, ये सर्कुलेट भी नहीं करता, ये डे टू डे अगर आपका गुडविल बढ़ता है। पेटेंट कॉपीराइट इज ऑल्सो, अगर आपके पास कोई किताब लिखने का कॉपीराइट है तो आपका फिक्स्ड है ना, तो चेंज नहीं होगा, वो सर्कुलेट नहीं करेगा, वो फिक्स्ड है, वो किताब आप ही लिख सकते हैं। पब्लिशर के पास कॉपीराइट होता है ना, वही, ठीक है। तो ये सब चीज फिक्स नेचर का है। तो आपको समझना चाहिए कि टैंजिबल एसेट्स है, इंटैंजिबल एसेट्स है, उसके हिसाब से आप कैपिटल नेचर समझ सकते हो, ठीक है। और अगर कोई कैपिटल रिसीव नेचर का है तो वो इनकम जो है वो नॉन टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट इन सम केसेस जो डेफिनेशंस में बोला है। लेकिन अगर रेवेन्यू रिसिप्ट का है तो वो ऑब्वियसली टैक्सेबल है। द सर्कुलेटिंग कैपिटल इज वन व्हिच इज टर्न्ड ओवर एंड यील्ड्स इनकम और लॉस इन द प्रोसेस। सर्कुलेटिंग कैपिटल वो है जो बेसिकली टर्न ओवर होते हैं, मतलब उसको घुमाया जाता है बिजनेस पे, और उसी में बिजनेस पे या तो इनकम होगा या तो लॉस होगा, और यही मेनली इनकम टैक्स का पार्ट है, मेनली यही इनकम टैक्स का पार्ट है। बट जो कैपिटल नेचर का है वो इट्स नॉर्मली नॉट इन अ कैपिटल मतलब इनकम टैक्स का पार्ट, बट अगर डेफिनेशंस में इंक्लूड किया जाए तो, ठीक है। समझ में आया? हेलो हेलो, हाँ सर। ठीक है। इसे पॉइंट काफी वाइटल पॉइंट से ध्यान में रखना, ठीक है। यस सर। इसीलिए मैं इतना डिटेल्स में चर्चा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी बात ना छूटे, ठीक है। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट और ट्रेडिंग एसेट, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है, मैं ऑलरेडी बोला, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग एसेट मतलब जिसको आप बिजनेस करते हो, और वही चीज़ अगर आप बाद में फ्यूचर में अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको भी इनकम में लाया जाता। कैपिटल रिसीप्ट वर्सेस रेवेन्यू रिसीप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कशंस कर दिया। अच्छा, ये पॉइंट देखो, प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। Profit arising from sale of shares and securities. In the case of profit arising from the sale of shares and securities, the nature of the profit has to be ascertained from the motive, ठीक है, intention और purpose with which they were bought. If the shares were acquired as an investors, ध्यान से सुनना, अगर आप as an investor शेयर परचेज करते हो और with a view to acquiring controlling interest or for obtaining a managing or selling agency or a directorship, the profit or loss on their sale would be a capital nature. But if the shares were acquired in the ordinary course of a business as a dealer in shares, it would be constituted his stock in trade, ठीक है। मतलब एकदम सिंपल कहने का मतलब है, जो लोग शेयर का क्लास करते हो वो बहुत ही आसानी से बात को समझ सकते हो। जो लोग मेरे पास शेयर मार्केट पढ़ते हो, दे कैन इजीली कनेक्ट ना। शेयर मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको कोई ब्रोकर के पास जाना है। ब्रोकर मतलब क्या? रोड साइड ब्रोकर नहीं रे बाबा, ब्रोकिंग एजेंसी, ठीक है, जिसमें हम लोग नॉर्मली बहुत ज़्यादा बातें करते हैं इसके बारे में। जीरोधा करेंटली इज अ वेरी गुड कंपनी, ठीक है, बहुत फेमस है, अभी बहुत अच्छा पैसा इनकम किया इसने, करीब $10 बिलियन का वैल्यूएशन हो गया इसका, $1 बिलियन का, बहुत अच्छा कंपनी कर रहा है। ICICI सिक्योरिटीज, ठीक है, SBI सिक्योरिटीज, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रोकिंग कंपनी, ठीक है, मैं कुछ बस नाम दे रहा हूँ। अगर आपको शेयर मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करना है तो आपको ब्रोकर के पास जाना है जो ब्रोकिंग कंपनी है,
अब अगर आप ब्रोकिंग एजेंसी हो, मतलब आप शेयर का डीलर हो, आप कौन हो? शेयर का डीलर हो। तो जो शेयर का डीलर है, ये शेयर परचेस सेल करता है, ये इसका स्टॉक है। आपको शेयर चाहिए होता है, आप किसको बोलते हो? ब्रोकर को बोलते हो। तो जो शेयर का डीलिंग करता है बेसिकली, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए परचेस एंड सेल का जो काम करते हैं वो डीलर है। उसके लिए ये शेयर मार्केट में जो इसका शेयर है वो उसके लिए क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक है, तो स्टॉक इन ट्रेड जो होता है ना, वो अपने बिजनेस है उसका, वो बिजनेस इनकम पे टैक्स देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो और आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टर जब शेयर में इन्वेस्ट करता है ना, तो वो कैपिटल हो जाता है, वो उसका कैपिटल हो जाता है। बाद में जब वो इन्वेस्टमेंट सेल कर देगा वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो शेयर में इन्वेस्ट करता है, बट जो शेयर में इन्वेस्ट करना उसका क्या है? उसका बिजनेस है। ठीक है, शेयर में इन्वेस्ट करना उसका इन्वेस्टमेंट नहीं, वो उसका डे टू डे बिजनेस है। तो उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड, इस पे वो इनकम टैक्स देगा, बिजनेस इनकम पे देगा। ठीक है, अगर बिजनेस इनकम ना हो, लॉस हो गया तो नहीं देगा। ठीक है, वो बिजनेस इनकम पे टैक्स देगा। लेकिन इन्वेस्टर जो है, जो इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, वो जब कैपिटल रिसीव करेगा ना, तब टैक्स देगा। इस पे अलग बात करूंगा, अदर सोर्स का पॉइंट में ये सब चर्चा होगा। ठीक है, अदर सोर्स एंड कैपिटल गेन में डिटेल चर्चा होगा। इसमें और एक अच्छा पॉइंट बता सकता हूँ, एक शेयर मार्केट और एक दूसरा पॉइंट भी है। सपोज आप प्रोमोटर हो। ठीक है, प्रोमोटर मतलब जिसको हम लोग पॉपुलरली जानते हैं बिल्डिंग प्रोमोटर। ठीक है, आप अगर बिल्डिंग का प्रोमोटर हो और अगर आपके पास करीब 30 यूनिट्स ऑफ बिल्डिंग है, मतलब 30 यूनिट्स ऑफ बिल्डिंग है आपके पास, तो ये जो यूनिट आपके पास है ना, ये आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, अगर मेरे पास 1 यूनिट हो जाए ना या 2 यूनिट हो जाए, वो मेरे लिए ना बिजनेस नहीं है बाबा, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। अगर मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए कैपिटल एसेट है। ठीक है, तो जो बिल्डिंग देखने में सुनने में क्या लगता है, बिल्डिंग है किसी के पास, मतलब कैपिटल जैसे ही आवाज आ रहा है, लेकिन हमेशा बिल्डिंग कैपिटल नहीं होता। अगर आप प्रोमोटर हो ना, तो उस केस में 30 यूनिट्स ऑफ बिल्डिंग आपके लिए क्या है? स्टॉक है। तो ये कैपिटल गेन और अदर सोर्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशल पॉइंट था, आई थिंक क्लियर है। ओके, यहाँ पर और एक पॉइंट है, शेयर के बारे में एक पॉइंट बोला है, ध्यान से सुनना। ठीक है, नॉर्मली शेयर में इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नॉर्मल शेयर में इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर का होता है। जो भी शेयर में इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल नेचर का इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। अगर आप शेयर का डीलिंग करते हो तो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड। बट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, शेयर मार्केट वाले स्टूडेंट्स लोग अंडरस्टैंड इजीली, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हाँ, आप लोग जानते हो कि शेयर मार्केट में FII कौन है? जो लोग शेयर मार्केट करते हो, जो नहीं करते हो अभी समझ लो 2 मिनट के लिए। FII मतलब अगर कोई फॉरेन कंट्री है, अगर कोई फॉरेन कंट्री है या फिर कोई फॉरेन कंपनी है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर परचेस करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर को परचेस करता है, तो इसका जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है ना, इसको क्या मानेंगे? कैपिटल मानेंगे या फिर रेवेन्यू नेचर का मानेंगे? तो क्या बोला देखो, ये नोट्स है, स्पेशल नोट, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का मतलब समझ में आ गया आपको। Such securities in accordance with the SEBI, ठीक है, Security Exchange Board regulations made under the SEBI Act 1992 would be treated as capital asset, even if the nature of such security in the hands of the foreign portfolio investors is stock in trade. देखने में ऐसा लगता है कि उनके लिए कुछ स्टॉक ही जैसा है, स्टॉक जैसा है, स्टॉक इन ट्रेड, मतलब वो ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक का, बट फिर भी इसको सेबी क्या मानता है? कैपिटल एसेट। द सेम वुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट एंड द प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर वुड बी टैक्सेबल एज कैपिटल गेन। मतलब अगर कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, चाहे वो फॉरेन गवर्नमेंट हो, लाइक US गवर्नमेंट जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, चाइनीज गवर्नमेंट वो भी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाइनीज बैन है वो अलग बात, उसमें भी नहीं चर्चा करना। USA, चाइनीज, ये जो फॉरेन मार्केट जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये जब भी अपना इन्वेस्टमेंट को सेल करेगा उसको कैपिटल गेन माना जाएगा, और उस सेल को कैपिटल गेन मान के इंडियन गवर्नमेंट उनसे इनकम टैक्स चार्ज करेगा एज पर कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये पॉइंट था। ठीक है, और एक वाइटल पॉइंट छोड़ देंगे, डोंट वरी, वेट, पेशेंस लेस मत हो जाओ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओके, सिंगल ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन कैन इट कंस्टिट्यूट बिजनेस? क्या एक सिंगल ट्रांजैक्शन को बिजनेस मान सकते हैं? एक सिंगल ट्रांजैक्शन और कोई नहीं।
कैन इट कंस्टिट्यूट बिजनेस? वाइटल क्वेश्चन है ये सब, केस स्टडीज क्वेश्चंस. Even a single transaction may constitute a business or an adventure in the nature of trade, even if it is outside the normal course of the SEC's business. Repetition of such transaction is not necessary. Thus, a bulk purchase followed by a bulk sale, bulk purchase followed by a bulk sale. एक bulk की purchase हुआ था, फिर bulk में sale हुआ, ठीक है. रिटेल सेल्स और बल्क सेल्स फॉलोड बाय सीरीज ऑफ रिटेल परचेज वुड बी कंसीडर्ड एन एडवेंचर. एडवेंचर मतलब बिजनेस. बिजनेस का दूसरा डेफिनेशन है, बिजनेस का दूसरा डेफिनेशन है एडवेंचर. इन द नेचर ऑफ ट्रेड एंड कंसिक्वेंटली द इनकम अराइजिंग देयरफॉर वुड बी टैक्सेबल. मतलब एक चीज क्लियर है कि जो चीज बार बार हो जाए सेल परचेज में वो तो बिजनेस है ही, लेकिन अगर वन टाइम भी कुछ होता है, अगर वन टाइम सेल एंड परचेज भी है ना, और वो भी लार्ज अमाउंट में है, वन टाइम सेल एंड परचेज साल में एक ही बार होता है, ठीक है. सारा साल बिजनेस कुछ नहीं दिखता, बट साल में एक ही बार कुछ ना कुछ बिजनेस करके करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो जाता है, ठीक है. मिलियन बिलियंस का ट्रांजैक्शन होता है वन टाइम में. क्या उसको सेल मतलब इनकम टैक्स कैलकुलेट करता है? हाँ, एकदम पूरा करता है, ठीक है. चाहे नेचर कैसा वो देखना पड़ेगा कि वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का, उसके हिसाब से सरकार देख लेगा. अगर कैपिटल गेन होगा तो कैपिटल गेन में डाल देगा, अगर रेवेन्यू नेचर का होगा तो इनकम पे टैक्स कर देगा. कैपिटल नेचर का होगा तो कैपिटल गेन में डाल देगा, अगर रेवेन्यू नेचर का होगा तो इनकम पे डाल देगा और उस पर टैक्स लगा देगा. ओके सर, समझ में तो आ रहा है सर. इसके बाद घर में गो थ्रू भी करना है. लिक्विडेटेड डैमेज, ये क्या होता है? ये भी इनकम में है. लिक्विडेटेड डैमेज मतलब आपका कोई बिजनेस है, उसमें कुछ चोट पहुंचा है, ठीक है. तो लिक्विडेटेड मतलब आप बिजनेस को क्या कर रहे हो, बेसिकली वाइंड अप कर रहे हो. तो उस टाइम पे अगर आपको कुछ पेमेंट मिलता है, receipt of liquidated damages directly and intimately linked with the procurement of capital asset which lead to delay in coming into existence of the profit making apparatus is a capital receipt. जैसे आपको बोल दूं, एक रिसेंट ऐसा हुआ है, हिंदुस्तान मोटर जो एम्बेसडर बनाता है ना, एम्बेसडर अपना जो ब्रांड वैल्यू है, ठीक है, ये देखो मैं दिखाता हूँ. एम्बेसडर अपना ब्रांड वैल्यू जो है ना, ये बेच दिया. एम्बेसडर अभी है नहीं, अभी जो हिंदुस्तान मोटर का कार चलता है वो अभी है नहीं. अभी किसी कंपनी को उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया. एशिया का फर्स्ट 4 व्हीलर कंपनी है एम्बेसडर, एशिया का फर्स्ट. ये देखो, बहुत ही इंडिया का शान था. फिर से आ रहा है, लेकिन फॉरेन कंपनी के थ्रू से आ रहा है. उत्तरपड़ा हिंद मोटर में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था एंड एक तमिलनाडु चेन्नई में था. ये देखो, 11 February 2017 हिंदुस्तान मोटर executed an agreement with the PSA group of the sale of the ambassador brand including the trademark for a consideration of 80 crore. 11 मिलियन में ओनली 80 करोड़ में सेल किया था, ठीक है. 80 करोड़ में सेल कर दिया. अब जैसे 80 करोड़ में सेल किया, ये तो लिक्विडेट हो गया ना, लिक्विडेशन डैमेज है ये. लिक्विडेशन डैमेज किसको मिला? एम्बेसडर को मिला. अब ये 80 करोड़ कैपिटल रिसिप्ट नेचर का है, तो अगर गवर्नमेंट को लगता है, ठीक है, मतलब ऑन दैट टाइम में देखेगा गवर्नमेंट, तो कैपिटल नेचर का होगा तो गवर्नमेंट इस पे भी टैक्स चार्ज कर सकता है. समझ में आया? लिक्विडेटेड डैमेजेस थोड़ा हटके पॉइंट था. हेलो, क्या लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लियर है? हाँ या ना, कोई तो बताओ. नो वन इज देयर. हाँ सर, हाँ. मोटा मोटी नहीं समझ में आया, मोटा मोटी कैसे बोल रहा है रे? हाँ, सर कैसे थोड़ा मोटा? डाउट तो है. আমার আওয়াজটাই क्यों আমার थोड़ा কাছে डाउट कैसे है? আওয়াজটাই बताओ কেটে কেটে আসছে। बताओ. ये ज्योति, क्या प्रॉब्लम है बताओ. मैं डेफिनेशन फिर से दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड. हाँ, क्या प्रॉब्लम है बताओ. डेफिनेशन क्या बता रहा है? रिसिप्ट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस डायरेक्टली और इंटीमेटली लिंक्ड विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ ए कैपिटल एसेट which lead to delay in coming into existence of the profit making apparatus is a capital receipt. The amount received by the SEC towards compensation for sterilization of the profit earning source is not the ordinary course of business, hence it is a capital receipt in the hands of the SEC. मतलब कहना ये चाह रहा था कि ये जो एम्बेसडर को जो पैसा मिला,
एम्बेसडर को जो पैसा मिला, क्या ये रेगुलरली ऐसा करता है? क्या इसका रेगुलर नेचर है क्या अपना ब्रांड वैल्यू सेल करना? इसका नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि ये अपना कार हाँ। बना के सेल करता है, रेगुलर नेचर तो इसका है नहीं। तो ये 80 करोड़ तो अचानक हुआ है, वो भी लिक्विडेटेड डैमेजेस जैसा हुआ है, कंपेंसेशन टाइप में मिला इसको, ठीक है। तो ये कैपिटल नेचर का हो गया, और ये इस तरह का केस में ये डिपेंड करता है, ये भी टैक्सेबल हो सकता है बट कैपिटल के नेचर में, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस में नहीं होता। क्या समझ में नहीं आया अभी भी ज्योति? आ गया सर। यस सर। कॉम्पेंसेशन और टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी, ठीक है। ये देखो, कंपेंसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी क्या होता है? सपोज आपके पास किसी कंपनी का एजेंसी लेके रखे हैं आप, ठीक है, किसी कंपनी का आपके पास एजेंसी लेके रखे हैं, where an assessee receives compensation or termination of the agency business being the only source of income, the receipt is capital nature but taxable under section 28(2) subsection C. However, where the assessee has a number of agencies and one of them is terminated and compensation is received, therefore the receipt would be of a revenue nature. मतलब अगर आप एक ही एजेंसी है आपका और उस एजेंसी का जो मतलब वो सेल करके आप कुछ इनकम कर रहे हो तो वो कैपिटल नेचर का है। लेकिन अगर एक नहीं, आपके पास नंबर ऑफ एजेंसीज है, एक एजेंसी बंद हो गया, दूसरा एजेंसी इससे इनकम कर लोगे, ठीक है। जो आप जैसे बड़ा बड़ा कंपनी फ्रेंचाइजी नहीं देता, ठीक है, तो एक ही फ्रेंचाइजी था, सेल हो गया, वो आपका कैपिटल नेचर का हो सकता है। लेकिन अगर इसी तरह का आपका बहुत सारा एजेंसी बिजनेस है तो वो उसको रेवेन्यू नेचर में लिया जा सकता है। इसमें मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा क्लास में, दूसरा जब चैप्टर आएगा ना इसमें, उसमें मैं डिटेल चर्चा करूंगा। तो और एक लास्ट पॉइंट था गिफ्ट, जो मुझे बोलना चाहिए था थोड़ा सा। गिफ्ट भी एक है जो इनकम के तौर पे मिलता है, ठीक है। Normally, gifts constitute a capital receipt in the hands of the recipient. However, certain gifts are brought within the purview of the income tax. For example, receipt of property without consideration. अगर किसी को प्रॉपर्टी मिलता है बिना किसी कंसिडरेशन में, जो लोग लॉ पढ़ते हो they will easily understand what is consideration is all about. Consideration मतलब something in return, ठीक है, मतलब आपने कुछ दिया नहीं लेकिन आपको कुछ मिला है, is brought to tax under section 56(2) subsection 10. For example, any sum or money, value or property received without consideration or inadequate, मतलब बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, कम दाम में, by any person other than a relative, ठीक है। रिलेटिव से मिलता है तो ओके, अगर रिलेटिव से नहीं मिलता तो फिर वो गिफ्ट कहलाएगा, ये सॉरी वो चार्जेबल टू टैक्स हो सकता है। नॉर्मली रिलेटिव से मिले तो ही गिफ्ट, अदरवाइज दूसरे से भी मिलता है तो गिफ्ट मान सकते हैं, लेकिन सर्टेन अमाउंट तक है, ठीक है। वो डिटेल चर्चा मैं अदर सोर्स में करूंगा, ठीक है। बहुत सारे अमाउंट का खेल है, अदर सोर्स में बताऊंगा। तो ये था कुछ स्पेशल नेचर्स ऑफ पॉइंट्स जो आपके साथ में डिस्कस किया। मैं फिर से बोलूंगा, एक बार फिर से ये क्लास को आप फिर से देखें या घर में इसको फिर से पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट दिन मैं इंडिया क्या है बताऊंगा और कुछ सम्स है, फिर हम लोग उस दिन चार्जर्स वगैरह जो है ना, ये सब तो हो गया प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, चार्जर्स वगैरह का कुछ पॉइंट है, ये सब मैं डिस्कशंस करूंगा। और कुछ पॉइंट्स है, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। प्रीवियस मतलब कब कब ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर का इनकम मतलब फोर्सफुली प्रीवियस ईयर में अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम को किस तरह से गवर्नमेंट ट्रीट करता है, ये पॉइंट बहुत ही वाइटल है। मतलब काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, आपको बहुत चीजों का जवाब मिलेगा। यहाँ पर पैसा चोरी वगैरह में क्या होता है, कोई पैसा का मनी लॉन्ड्रिंग करता है क्या होता है, दाऊद इब्राहिम लोग जैसा लोगों का इनकम पे क्या होता है, इसका चर्चा करेंगे बट ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया है। मैं आपके सामने 2 मिनट आता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आया।